ठीक है, पाइस्पार्क पढ़ेंगे। तो पाइस्पार्क होता क्या है, मतलब पाइथन और पाइस्पार्क में फर्क क्या है बेसिकली, ठीक है। अब पाइस्पार्क यानी जो डेटा, मतलब मान लो अगर बड़ा इंडस्ट्री का जो डेटा होता है, कंपनी का डेटा होता है, बहुत बड़ा होता है, बिग डेटा का टर्मिनोलॉजी के अंदर पाइस्पार्क आता है। बिग डेटा क्या होता है बेसिकली, जब करोड़ ऑफ डेटा होता है तो हमारे सिस्टम पे प्रोसेसिंग हो जाती है, ठीक है। तो आपका वॉइस लेक हो रहा है। एक्सक्यूज मी सर। तो टाइम हेलो। क्या चीज आपका वॉइस लेक हो रहा है सर, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा आप क्या बोल रहे हो। क्या हो रहा है, एक सेकंड। आवाज अब ठीक है, थोड़ा बेटर है। नहीं नहीं सर, वैसे ही आ रहा है, वर्ड्स कट रहे हैं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा आप क्या बोल रहे हो। बाकी किसी और किसमें ऑनलाइन में और को बता दो, सबको लाग आ रहा है क्या? भी ठीक आ रहा है सर। ठीक है, करें स्टार्ट। हाँ, तो बेसिकली ठीक है, जब हमारे पास बहुत ज्यादा डेटा होता है, बिग डेटा होता है, जब करोड़ लाइन आइटम होते हैं, ठीक है, तब पाइथन काम कभी कभार स्लो कर देता है या वहां पे मेमोरी एरर दे देता है, ठीक है। तो उस केस में पाइस्पार्क काम आता है। पाइस्पार्क है क्या, बेसिकली स्पार्क है, और उसका एपीआई जब पाइथन का लिंक करता है तो पाइस्पार्क का काम आता है, ठीक। पाइस्पार्क ठीक है। अब पे जैसे हमारा नॉर्मल पाइथन है, वो एक सिस्टम एक टाइम पे प्रोसेस एलोकेट करता है और वही प्रोसेस रन होता है, ठीक है। एक तरह से एग्जांपल की तरह समझो, एक जब हम पाइथन में रन करते हैं तो टास्क डिवाइड नहीं होते, ठीक है। एक सीपीयू के पास एक टाइम पे एक ही टास्क आता है और वो टास्क को रन करता है, ठीक है। ये नॉर्मल पाइथन में होता है, ठीक है। अब स्पार्क में क्या होता है, एक टास्क को वो मल्टीपल टास्क में डिवाइड कर देता है, ठीक है। अब क्या करो, मान लो आपके पास 10 लाइन आइटम है, ठीक है। 10 लाइन आइटम पे आपको सेम ऑपरेशन रन करना है, ठीक है। तो स्पार्क का क्या काम करेगा, आपके सिस्टम अलग अलग नोड्स में सेम टास्क को डिवाइड कर देगा और हर एक नोड पे दो दो लाइन आइटम भेज देगा, ठीक है। अब जब वो दो दो लाइन आइटम एक साथ प्रोसेस होंगे, और फिर जब वो एक साथ प्रोसेस होंगे, फिर एंड में आके इन सबको कंबाइन कर देगा। तो ये काम होता है स्पार्क की, पैरेलल प्रोसेसिंग करने का काम आता है। कि पाइथन क्या होगा, 10 लाइन आइटम को उठाएगा, एक साथ प्रोसेस करेगा लाइन बाय लाइन। स्पार्क क्या करेगा, उसको 10 को 5 में नोड्स में डिवाइड कर देगा, और 5 फिर इंडिविजुअली रन होंगे पैरेलली, मतलब पैरेलली 5 रन होंगे, मतलब दो 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 साइड बाय साइड रन हो रहे हैं, राइट। अब अगर एक बंदा अकेला काम कर रहा हो और 5 बंदे एक काम बांट के कर रहे हो, तो वो जो काम जल्दी होगा ना। तो बेसिकली जो रिसोर्सेज होते हैं, वो उसको पूरे डेटा को रिसोर्सेज में बांट देता है और फिर प्रोसेसिंग करता है, और वो सारे रिसोर्सेज पैरेलल काम करते हैं, ठीक है। अब इसका एक पूरा आर्किटेक्चर होता है हडूप स्पार्क का, ठीक है। अपाचे स्पार्क का पूरा एक आर्किटेक्चर है। वो किसी को पढ़ना है तो पढ़ सकता है। बेसिक वर्क यही होता है कि एक उसको लाइन आइटम को डिफरेंट पार्ट, मेमोरी एरर नहीं आता, और प्रोसेसिंग बढ़िया हो जाती है, ठीक है। Sir, your तो voice is ये आपको breaking. होता है स्पार्क से करना, Voice तो is वो still देख सकते हैं। breaking. और अगर Hello? नहीं आ रही है। एक्सक्यूज मी सर। हेलो, Hello, can सर you hear वॉइस लेक us? हो रहा है। यस यस ऑडिबल। Your voice is breaking. No, still we can't hear you. ठीक है, बेटर है, हेलो, Yes. बेटर। Mm-hmm.
ठीक है। अब सो लास्ट पॉइंट क्या था अपना, जैसे कि Can you repeat because your voice was not clear? बेसिकली अज्यूम करते हैं हमारे पास 10 लाइन आइटम्स का रन करना है। हाँ रिकॉर्डिंग, हाँ वो रिपीट ही कर रहा था वैसे कंटेंट। हाँ तो एक पाइथन हो गया और एक स्पार्क हो गया। अब दोनों का डिफरेंस एक बार समझते हैं क्या होता है। मान लो आपके पास 10 लाइन आइटम है, 10 लाइन आइटम का डेटा अज्यूम कर रहे हैं हम, ठीक है। अब 10 लाइन आइटम का डेटा पाइथन एक बार में उठाता है और एक नोड पे प्रोसेस करता है पूरा डेटा। आप कोई भी कंपटीशन कराओ उस 10 लाइन आइटम पे, उनका सम करना है या मतलब बड़े बड़े कंपटीशन होते हैं, एग्जांपल दे रहे हैं कि कोई भी कंपटीशन कराओ 10 लाइन आइटम का, तो वो 10 लाइन आइटम को उठाएगा, इंडिविजुअली रन करेगा, एक प्रोसेस ही उस पर रन करेगा, ठीक है। स्पार्क क्या करता है, वो 10 लाइन आइटम को या जितना भी डेटा है उसको नोड्स में, बेसिकली नोड्स होते हैं अलग अलग जो रिसोर्सेज होते हैं उनको हम नोड्स बोलते हैं, तो अलग अलग नोड्स में डेटा बांटता है, ठीक है। और फिर वो पैरेलली रन करता है। अब इससे फायदा क्या होता है, जब आप या तो एक बंदा काम करता है सारा, या 5 बंदों को सेम काम दे दो तो काम जल्दी हो जाएगा, ठीक है। मेमोरी एरर भी नहीं आता कि थक भी नहीं जाएगा, मेमोरी एरर तो नॉर्मल देखने में थक जाता है, थकेगा भी नहीं, तो इधर मेमोरी एरर नहीं आएगा, प्रोसेसिंग फास्ट हो जाएगी, एफिशिएंट हो जाएगा। तो जब वो 10 नोट्स में 5 नोट्स में अपना काम बांट देता है, फिर एंड में आके अपना सारा काम एक बार आके कंबाइन कर लेता है, ठीक है। ऐसे काम करता है आपका स्पार्क। और पाइथन तो नॉर्मल आपका 10 आइटम्स को डाके उन 10 आइटम्स पे ही प्रोसेसिंग करेगा, ठीक है। अब ये इन स्पार्क का फायदा आता कब है और पाइथन का फायदा कब है। अब पाइथन के ऊपर बेस्ड ही है स्पार्क, ठीक है। स्पार्क का एपीआई है जो पाइथन से लिंक हो जाता है, ठीक है। अब जब बहुत बिग डेटा आप देखते हो, जब करोड़ का लाइन आइटम का डेटा होता है, और बहुत पॉसिबिलिटी है कि करोड़ लाइन आइटम का डेटा होता है, करोड़ एंड करोड़ की लाइन आइटम होता है, हाँ? होता है। अब बैंक के ट्रांजैक्शन मान लो, इतना ज्यादा बैंक के ट्रांजैक्शन मान लो आप, चलो अगर आप कोई एयरटेल यूजर प्रोवाइडर हो, उसका एयरटेल या जियो का ले लो, उनका कॉल्स का लॉग का डेटा होगा, कितना सारा डेटा, तो करोड़ से करोड़ का डेटा हो सकता है। अब इनको अगर मॉनिटर करना है तो अब ये पाइथन में करोड़ ऑफ डेटा का मेमोरी एरर आ जाएगा, ठीक है। अब पाइथन कितनी भी एफिशिएंट हो या जो भी हो, बट करोड़ ऑफ डेटा डालोगे तो आप पाइथन में मेमोरी एरर आ जाएगा, ठीक है। अब इस केस में तभी स्पार्क बनाए। स्पार्क का काम ये होता है कि आप एक टाइम पे मल्टीपल नोड्स में वो काम डिवाइड कर दो, डेटा डिवाइड कर लो, और सेम टाइम पे वो काम एग्जीक्यूट होता रहे, ठीक है। तो अब इससे आप बिग डेटा को डील कर सकते हो, मतलब अगर करोड़ ऑफ डेटा मान रहे हैं हम, तो आप उसको डील कर सकते हो, ठीक है। इसको भी कोई डेफिनेशन वाइज में देखें तो PySpark इज द इंटरफेस दैट अलाउज यू टू यूज स्पार्क विद पाइथन, ठीक है। अब इसमें क्या है, स्पार्क हमारा जो टूल है यही है जो हमारा अपाचे स्पार्क है, ये अपाचे स्पार्क का वो बोलेंगे उसको। स्पार्क हमारा टूल है जिससे वो हमारा काम आपका मल्टीपल प्रोसेसेस में डिवाइड करना जिसका काम है, वो स्पार्क के थ्रू होता है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, स्पार्क एपीआई को पाइथन के साथ लिंक कर लेते हैं, ठीक है। तो वो हमारा पाइस्पार्क हो जाता है। मतलब हम पाइथन में ही स्पार्क की सारी यूज फंक्शनैलिटीज पाइथन में ले आते हैं यूजिंग पाइस्पार्क, ठीक है। तो अब हमारा विद पाइस्पार्क हम लार्ज लाइन आइटम्स को या बड़े डेटा के साथ डील कर सकते हैं, ठीक है। अब इसका सबसे अब जैसे हमने चलो एक बार पहले डेफिनेशन कर लेते हैं, ठीक है। ये पार्ट क्लियर हो गया, ठीक है। अब पाइथन इज नोन फॉर बीइंग इजी टू लर्न एंड यूज, एंड PySpark लेट्स यू राइट योर बिग डेटा प्रोसेसिंग कोड इन पाइथन, ठीक है। अब पाइथन के बेस पर ही आप बिग डेटा का प्रोसेसिंग कोड लिख सकते हो, ठीक है। मतलब करोड़ ऑफ करोड़ लाइन आइटम्स का आप डेटा यहाँ पे डाल सकते हो, ठीक है, मेकिंग इट मोर एक्सेसिबल एंड इजियर टू इंटीग्रेट विद अदर पाइथन टूल्स एंड लाइब्रेरीज। अब क्या होगा, मान लो मैंने PySpark यूज करा, ठीक है। मैंने अपने करोड़ का डेटा को वो कर लिया, प्री प्रोसेस कर लिया, जो भी हम करते हैं क्लीनिंग वगैरह, पांडा में देखिए कि पांडा में क्लीनिंग वगैरह करी, सेम क्लीनिंग हमने कर ली, नल आइटम पे मूव कर लिया, नल आइटम साइन कर लिया बिग डेटा में, ठीक है। उसका एक समरी टाइप बना दिया, कि ग्रुप बाय टाइप बना दिया, या कुछ भी बना, कुछ भी इनसाइड निकाल दिया, या कुछ भी करके हमने पाइस्पार्क में इनसाइड निकाल दिया। फिर हम क्या कर सकते हैं, पाइथन की जो इनबिल्ट टूल्स है, मतलब मान लो numpy है या फिर मैटप्लॉटलिब है या फिर और भी जितनी भी चीजें हैं जो पाइथन के इनबिल्ट फंक्शंस हैं जो अभी तक पढ़ रहे थे, वो दोनों चीज आप इंटीग्रेट कर सकते हो। तो आपने बिग डेटा उठाया, प्रोसेस करा, और आप पाइथन का भी जो भी यूसेज हमारे पास पहले से लाइब्रेरीज है वो भी आप साथ में, थाउजेंड लैक्स ऑफ लाइब्रेरीज है,
अब आप बिग डेटा को फिर पाइथन से, अगर आप उनकी लैक्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ लाइब्रेरीज को यूज करके आप एक अच्छा आउटपुट निकाल सकते हो ना। बिग डेटा का काम भी हो गया जो हमारा स्पार्क कर लेगा, बिग डेटा हैंडलिंग, और पाइथन का जो हमारा नॉर्मल पाइथन चलता है वो तो चल ही रहा है। तो ये फायदा हो जाता है पाइथन का, तो काफी इंपॉर्टेंट टूल है। क्योंकि अब जब जितनी बड़ी कंपनीज होती है उनका सारा डेटा बड़ा ही होता है, कोई छोटे डेटा पे काम करता नहीं। मतलब मान लो एग्जांपल दूं तो कम से कम उनका एक जिप फाइल ही, मैं एवरेज कंपनी का कर रहा हूँ, उनका जिप फाइल ही कम से कम 30-35 GB का होगा, सिर्फ जिप फाइल। डेटा खोलोगे 350 GB या 400 GB का डेटा निकल सकता है उसमें से। अब 350 GB का डेटा पाइथन नहीं संभाल सकता, तो विद स्पार्क आप वो काम कर सकते हो। पर लाइब्रेरी या फिर जो हमने एनाकोंडा इंस्टॉल किया था पाइस्पार्क है तो यहाँ पर एक लाइब्रेरी, मतलब लाइब्रेरी का ही वो है। बट इस केस में हाँ लाइब्रेरी है, बट पाइस्पार्क की लाइब्रेरी में क्या हो रहा है, लाइब्रेरी में हो रहा है कि स्पार्क एपीआई से इंटीग्रेट होता है पाइथन। ठीक है तो आप पाइस्पार्क करके इंस्टॉल तो नॉर्मल लाइब्रेरी करते हो, बट उसका बैक काम क्या हो रहा है कि स्पार्क जो एपीआई अपाचे स्पार्क जो है वो आके आपके पाइथन के साथ लिंक कर रहा है। ठीक है, तो स्पार्क एक डिफरेंट, ऑल टुगेदर डिफरेंट टूल है। ठीक है, इट्स नॉट, मतलब पाइथन का पार्ट नहीं है ये, बट मैं पाइथन में लेकर आ पा रहा हूँ उसको यूज करने के लिए। जैसे अगर एक और चीज देखोगे, हमने फ्लास्क का नाम सुना होगा कभी। फ्लास्क का काम होता है वेब डेवलपमेंट वगैरह करने का। ठीक है, अब वेब डेवलपमेंट तो HTML CSS से भी हो सकती है। ठीक है, और वेबसाइट तो वहां से भी लॉन्च हो सकती है, आपका नॉर्मल जावास्क्रिप्ट पे जब आप लिखते हो और उसको वहां पे होस्ट पे डालते हो। बट पाइथन क्या करता है, उस होस्ट वो चीज को, वेब डेवलपमेंट को पाइथन में भी कर सकते हो यूजिंग फ्लास्क। तो फ्लास्क एक लाइब्रेरी हो गई। ऐसी ना पाइथन के यही फायदे हैं कि आप मल्टीपल चीजों का एपीआई उठाकर पाइथन में ला सकते हो, कॉमन जगह पर उस पर काम कर सकते हो। वेब डेवलपमेंट थ्रू फ्लास्क पाइथन से हो सकती है, वैसे बिग डेटा हैंडलिंग थ्रू स्पार्क पाइथन से हो सकती है यूजिंग पाइस्पार्क। ठीक है, तो स्पार्क का बेसिक काम क्या है ये तो पढ़ लिया। अब इसके पीछे बहुत बड़ा आर्किटेक्चर है, किसी को उसमें बहुत इंटरेस्ट होता है डिटेल में जाकर कर सकता है, बट मेन यही होता है कि आप नोट्स को मल्टीपल नोट्स में बांट सकते हैं। और हमारे पास एक एक्स्ट्रा क्लास बची है, तो अगर किसी को आर्किटेक्चर समझना है तो वो बता देना, वो भी हम कर सकते हैं कि प्रॉपर वाइज स्पार्क का आर्किटेक्चर काम कैसे करता है। ठीक है, अब हमारा पाइथन आना तो चलो ठीक है, लेकिन अगर आपने रिज्यूमे में लिख दिया कि मेरे को पाइस्पार्क भी आता है तो आपको चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि एक तो न्यूएस्ट टेक्नोलॉजी है, बिग डेटा का काम है सबका, उसमें पाइस्पार्क भी आ गया तो एक तरह से मान लो ज्यादा आप वो कर सकते हो, बिग डेटा को हैंडल कर सकते हो। ठीक है, अगर आप डेटा साइंस वाली फील्ड में ही जाना है, डेटा एनालिसिस वाली फील्ड में ही जाना है, तो बिग डेटा की प्रोसेसिंग पाइथन से ज्यादा नहीं हो पाएगी, स्पार्क के थ्रू पाइथन में करो तो हो जाती है। ठीक है, अब यूजिंग पाइथन और यूजिंग स्पार्क, इसका डिफरेंस क्या होगा। ठीक है, यूजिंग पाइथन यू माइट यूज पांडास टू लोड द डेटा, ये तो हमने पढ़ लिया कि पांडास में हम सीधा लोड कर सकते हैं डेटा। ठीक है, ये तो पांडास हमने पढ़ ही चुके हैं। सो इफ द डेटा सेट इज टू लार्ज टू फिट इनटू मेमोरी यू कुड रन इनटू मेमोरी एरर्स। ठीक है, अगर हमारा डेटा बहुत बड़ा हो गया तो पाइथन हमें मेमोरी एरर दे सकता है। और एक और बात, प्रोसेसिंग बहुत स्लो होगी, मतलब एक लाखों का डेटा रन करने में पाइथन को कम से कम 1-2 घंटे लग जाएंगे। वही सेम चीज अगर हम स्पार्क के थ्रू कर सकेंगे तो वो मैक्सिमम 5 मिनट में हो जाएगा। इतना फर्क आ जाता है। ठीक है, क्योंकि पैरेलली वो नोड्स पे रन कर रहा है ना, आपके सिस्टम को ही पैरेलली नोड्स में डिवाइड करके उनको काम देता है। ठीक है, उसमें एक रूट नोड होता है, एक पेरेंट नोड होता है, एक चाइल्ड नोड होता है। पेरेंट नोड डिसाइड करता है कि चाइल्ड नोड पे क्या क्या काम आना चाहिए, फिर कौन सा कितना काम चाइल्ड नोड को देना है, फिर उसको कंबाइन कैसे करना है। यानी प्रोसेसिंग हमारे सीपीयू कर रहा है या फिर कोई प्रोसेसिंग सीपीयू ही करता है। ठीक है, बस ये एक टेक्निक है, स्पार्क बेसिकली एक टेक्निक है कि मेरा सिस्टम कैसे काम कैसे डिवाइड करेगा कि काम जल्दी हो जाए। और उसको चलो काम अलग अलग 10 बंदों में मैंने बांट दिया, दो करके, फिर वो दो करके जो बांटा है उसको जो मर्ज करना पड़ेगा, कलेक्ट करना पड़ेगा उनके काम को और एक बनाना पड़ेगा एक आउटपुट, वो काम भी स्पार्क का ही होता है। ठीक है, तो काम स्टार्ट करना, काम लेना, काम समझना, काम बांटना और काम बांट के कंबाइन करना, ये काम स्पार्क का है। ठीक है, तो ठीक है, प्रोसेसिंग माइट बी स्लो बिकॉज पाइथन हैंडल्स डेटा सीक्वेंशियली, यही बात करी थी, 10 लाइन डेटा में डेटा लाइन बाय लाइन प्रोसेस होता है, इसमें आप डेटा डिवाइड कर सकते हो। ठीक है,
तो स्लो है, ये फास्ट हो जाएगा अगर आपने रिवीजन कर दिया तो, ठीक है। अब यू कैन डिस्ट्रीब्यूट द अक्रॉस मेनी कंप्यूटर। अब ये है कि हम तो अभी एक ही कंप्यूटर पे काम करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर अगर ये बेसिक लैंग्वेज में कंप्यूटर बोल रहा है, बट आपका सिस्टम भी काम कर सकता है। आपका सिस्टम अगर आपको अपने सिस्टम पे काम करना है तो आपको आपके सिस्टम में नोड्स क्रिएट हो जाएंगे, ठीक है। बट अगर इतना ही बड़ा डेटा होगा जो आपके सिस्टम पे भी तभी क्लाउड का काम आता है, राइट। जब क्लाउड पे इंस्टेंसेस क्रिएट करते हैं और स्पार्क वहां पे यूज करते हैं, तो मल्टीपल सिस्टम्स के साथ भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है। अब इतना बड़ा डेटा होता है, अब मतलब तो क्लाउड के साथ भी आप स्पार्क को इंटीग्रेट करके आप फास्टर प्रोसेसिंग कर सकते हो, ठीक है। Spark processes data in parallel, making it much faster. ये तो डिस्कस कर ही लिया, ठीक है। If a computer cluster fails, Spark can recover and keep processing. अच्छा, अब इसका क्या मतलब होता है? मान लो ये Spark के आर्किटेक्चर में थोड़ा घुसे तो ऐसा होता है कि जब Spark डिवाइड करता है अपना काम, ठीक है, कभी कभार जब क्लस्टर में काम डिवाइड कर रहा है, कोई एक क्लस्टर फेल हो गया, तो मतलब अगर मान लो मैंने 5 बंदों में काम डिवाइड करा और एक बंदा बीमार हो गया, तो काम तो अटक जाएगा ना। बट अब स्पार्क के साथ ये हैंडल करने का भी इन्होंने बैकअप बना रखा है कि किसी को बैकअप के लिए भी देते हैं। मतलब इसमें एक ऑप्शन होता है कि आप स्पार्क क्या करता है, अब ये हमें करने की जरूरत नहीं होती, ये इसका आर्किटेक्चर ही ऐसा बना हुआ है कि डिफॉल्ट पे क्या करता है कि बैकअप इसके नोड्स भी होते हैं। तो अगर मान लो कोई एक नोड अगर काम करना बंद भी कर देता है, तो दूसरा नोड उसका बैकअप करके उसका काम कर देता है, ठीक है। ये काम संभालना भी स्पार्क का ही काम है, ठीक है। लेकिन अब मान लो पाइथन अगर बैठ गया, तो पाइथन तो एक ही है, वो बैठ गया तो बैठ जाएगा, पूरा सिस्टम बैठ जाएगा, है ना। लेकिन अगर स्पार्क का कोई एक नोड बैठा, तो कोई और बैकअप नोड वहां पे काम कर देगा, तो आपका काम अटकेगा नहीं। अगर अब वैसे हम बिग डेटा का डील करते हैं, ठीक है। अब बिग डेटा के साथ जब डील करते हैं, वहां पर जब इतना टाइम लग जाता है डेटा को प्रोसेस करने में, तो फिर अगर कुछ चीज बैठ जाएगी तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा पूरा। अगर एक भी नोड बैठ गया तो सारा काम अटक जाएगा ना, एक दूसरे पर डिपेंडेंसी है। हाँ जी, मेरी नेट से होता है, बट समझाना पॉइंट है, हाँ। तो ठीक है, क्या नाम है, जब बिग डेटा पे एक नोड भी हाँ एक नोड भी फेल हो जाएगा, तो इसके बैकअप नोड्स होते हैं जो आपके काम प्री प्रोसेसिंग में वो मतलब साथ से चलते रहते हैं, ठीक है। अब इसके साथ भी आप स्पार्क कर सकते हैं, मशीन लर्निंग में डेटा इनपुट आ सकते हो, ठीक है। एक और चीज स्पार्क करता है जो आपका लाइव डेटा होता है या स्ट्रीमिंग डेटा होता है। स्ट्रीमिंग डेटा का मतलब होता है मान लो जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर एक कंपनी है, ठीक है, उसकी कोई फैक्ट्री है, ठीक है। अब कंपनी की फैक्ट्री में या कोई भी बड़ी कंपनी में आपको देखेगा लॉग्स मेंटेन होते हैं, ठीक है। कि इस पॉइंट पे अपने सिस्टम में भी देख लो, हर एक सेकंड में कोई ना लॉग मेंटेन हो रहा होगा इस चीज को कि मेरे सिस्टम में क्या काम कर रहा है, क्या काम करा। जब इतनी सारी मशीनें इन्वॉल्व होती है, मैकेनिकल फैक्ट्री ले लो या नॉर्मल टेक्निकल की कोई वो ले लो, इंडस्ट्री ले लो, आपकी बहुत सारी मशीनों के लॉग मेंटेन हो रहे होते हैं। वो डेटा लाइव होता है, स्ट्रीमिंग डेटा होता है, ऑन द मूवमेंट आ रहा होता है। एक एग्जांपल दूं तो एक कोई कंपनी थी, ठीक है। अब उसके ना सेटअप होते हैं, बहुत सारे प्लांट्स बने हुए हैं, ठीक है। अब एक बड़ी कंपनी है, हर जगह प्लांट बने हुए हैं। अब एक प्लांट का अब एक बंदा है, उसका सीईओ है मान लो, उसको मॉनिटर करना है, ठीक है, कौन से प्लांट में क्या काम हो रहा है, ठीक है। अब वो तो एक ही ऑफिस में बैठा है, वो प्लांट विजिट तो कर नहीं रहा, 10-10 साइटों पे तो जा नहीं रहा। अब हर एक कंपनी के ना लॉग्स, हर एक प्लांट के से उसको लॉग्स आते हैं, ठीक है। अब लॉग्स हर एक प्लांट के हर एक सेकंड के लॉग आते हैं, ठीक है। हर एक सेकंड का लॉग आया, वो आके प्री प्रोसेस होता है। अब हर एक सेकंड का लॉग आ रहा है, तो उसमें कितना बड़ा डेटा होगा, ठीक है। अब वो लॉग भी ऑन द टाइम स्ट्रीमिंग करके आ रहा है, ठीक है, स्ट्रीम हो रहा है, उसी टाइम आपको प्री प्रोसेस भी करना है। मैक्सिमम कितना 2-3 मिनट का डिले होता रहेगा, ठीक है। अब गूगल मान लो या किसी का भी डेटा मान लो, आप फेसबुक मान लो, इंस्टेंटली तो होता है सब कुछ, सारी प्रोसेसिंग पीछे चली तो रही है। आप कोई भी एक लाइक कर रहे हो, वो लाइक उसी टाइम रिफ्लेक्ट होता है, राइट। ऐसा तो नहीं एक लाइक कर दो 10 मिनट बाद रिफ्लेक्ट होता है कि लाइक हो रहा है। तो इंस्टेंट लॉगिंग हो रही है ना, इंस्टेंट फीडिंग हो रही है। तो इन सब में आपका पाइथन का भी काम नहीं आएगा, ठीक है, जब आप इंस्टेंट फीडिंग कर रहे हैं।
उस लेवल पे अगर आपको काम सीखना है तो वो तो स्पार्क के थ्रू ही होता है। इतने बड़ा डेटा स्ट्रीमिंग या प्रोसेसिंग स्पार्क और एंड AWS या Azure जो भी सर्वर चल रहे होंगे जिनके साथ ये लिंक होगा उस पे काम होता है। बट वो जो प्रोग्रामिंग होगी वो पाइथन की होगी। स्पार्क को कोड करने के 2-3 तरीके होते हैं। एक तो पाइथन के थ्रू कर सकते हो, आप स्काला के थ्रू कर सकते हो, आप जावा के थ्रू भी कर सकते हो। ठीक है, तो स्पार्क एक स्ट्रक्चर है, एक वो है, उसकी कोडिंग आप पाइथन के थ्रू भी कर सकते हो। पाइथन तो एक टूल हुआ ना, हाँ, जिसके थ्रू आप कोडिंग करो। स्काला एक और लैंग्वेज है, उसके थ्रू भी कर सकते हो। स्पार्क शायद आर के साथ भी काम करता है। ठीक है, तो स्पार्क एक आर्किटेक्चर है, एक टूल है जो बाकी लैंग्वेजेस से अगर जुड़ जाता है और फिर काम करता है, तो पाइथन के साथ इस केस में हम स्पार्क को जोड़ देते हैं। ठीक है, अब you can still write your analysis code in Python using PySpark। ठीक है, मतलब बेसिकली आपका जो सारा कोड है पाइथन के सिंटेक्स में लिखोगे यूजिंग PySpark की लाइब्रेरी। ठीक है, अब इसका सिंटेक्स आपके पांडा से थोड़ा सा क्या, थोड़ा मतलब थोड़ा मान लो अलग ही है, बस डेटा फ्रेम वाला कंसेप्ट सेम रहेगा क्योंकि आपका डेटा फ्रेम में फिट होता है, बट सिंटेक्स आपका नॉर्मल पांडास जो पाइथन का इनबिल्ट डेटा एनालिसिस जिसमें डेटा लोड करके प्रोसेसिंग हमने पिछले 2-3 क्लास में करी थी वो है। ठीक है, तो पांडास हमने देखा था, अब ये होगा हमारा पाइस्पार्क। ठीक है, इसमें भी वही कंसेप्ट सेम है, डेटा फ्रेम में लोड होता है डेटा, बट अगेन इसका इसमें ना ऐसी चीज है जो पांडास सिंटेक्स से अलग है। ठीक है, अब इसमें एक स्पेशल चीज होगी जो आपको शायद सरप्राइज कर दे। अब ये मैंने यहाँ पे डेटा लोड करा, ठीक है, अब हम तो करोड़ों का डेटा ला नहीं सकते, ऑनलाइन में तो कंफ्यूजन ही हो जाएगी, तो भी छोटा डेटा जो हमने पांडास में डेटा सेट यूज करा था वही सेम डेटा सेट हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं। ठीक है, अब इसका सिंटेक्स देखोगे थोड़ा सा अलग है। ठीक है, थोड़ा क्या, काफी अलग है, मतलब 80% तो डिफरेंस है ही। ठीक है, बट बेस वही है कि डेटा फ्रेम में दोनों में डेटा लोड होता है, प्रोसेसिंग का तरीका जो भी हमने प्रोसेसिंग वहां करी है वो सेम काम हम यहाँ पे भी कर सकते हैं, एग्जैक्ट सेम, कोई दिक्कत नहीं आएगी, बस ये बिग डेटा पे होगा और जल्दी काम होगा। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे एक डेटा फ्रेम बनाया df_csv। ठीक है, और यहाँ पे मैंने वही जो पांडा से मैंने फाइल रीड कराई थी सेम फाइल ही मैंने यहाँ पे रीड कराई है। ठीक है, तो एक बार इसको रन कर देते हैं और df_csv को शो कर देते हैं। ठीक है, अब वहां पर तो हमारे पास प्रिंट था, यहाँ पे प्रिंट नहीं है, यहाँ पे डॉट शो है। ठीक है भाई, सिंटेक्स अलग है। ठीक है, और वहां पे हमारे पास हेड था कि मैं 35 लाइन स्टॉप की चाहिए तो डॉट हेड 35 कर लेते थे। यहाँ पे आप शो के अंदर ही वो कर दो तो वो हो जाएगा, क्या बोलते हैं, उतनी लाइन हेडर आपको प्रिंट होगी। ठीक है, सिंटेक्स भले अलग हो, सिंटेक्स आपको ऑनलाइन भी मिल जाता है, इसको से रटने की जरूरत नहीं होती, कंसेप्ट पता होना चाहिए। कंसेप्ट जो प्री प्रोसेसिंग हमने पांडास में सीखा था या ग्रुप बाय हमने पांडास में देखा था, एग्रीगेशन जॉइंस हमने पांडास में देखे थे, वो सारा काम हम यहाँ पे भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको इस पे काम करने के ना 2 तरीके होते हैं। ठीक है, या आप स्पार्क में एसक्यूएल की तरह यूज कर लो या स्पार्क एपीआई यूज कर लो। ठीक है, आज हम स्पार्क एसक्यूएल कवर कर लेंगे। ठीक है, स्पार्क एसक्यूएल तो बहुत इजी है, मतलब जो एसक्यूएल है वो अब यहाँ पे थोड़ा ना कंफ्यूज मत होना। अब ये देखो, पाइथन है हमारा बेस, हमारा टूल है। ठीक है, स्पार्क है हमारा जो आर्किटेक्चर है जो हमारा काम डिवाइड करता है, और वो हमारे पाइथन के साथ एपीआई बन के आके लिंक हो चुका है। ठीक है, तो जो हमारा पाइस्पार्क बन गया है। अब स्पार्क में ये फंक्शनैलिटी है कि स्पार्क में जब हम डेटा पे रन करेंगे, अब जैसे एसक्यूएल का जैसे होता है ना, बड़े बड़े डेटाबेसेस को रन करना होता है, तो उस स्पार्क ने क्या करा है, एसक्यूएल का सिंटेक्स अपने में इंटीग्रेट कर लिया है। ठीक है, तो एसक्यूएल की जो भी स्टेटमेंट्स एसक्यूएल में चलेंगी ना, वो 90% स्टेटमेंट्स स्पार्क डॉट एसक्यूएल करके भी चल जाएंगी। ठीक है, एक बार इसको नीचे देखते हैं। ठीक है, अब ये बिल्कुल डॉट शो करा तो 35 यहाँ पे मैं 10 करूंगा तो 10 लाइन आइटम्स प्रिंट हो जाएंगे। वहां पे हेड था, यहाँ पे डॉट शो है। ठीक है, इतना फर्क हो जाता है। ठीक है, वहां पर डॉट कॉलम्स वहां पे भी था, यहाँ पे डॉट कॉलम्स है तो कॉलम्स प्रिंट हो जाएंगे। ठीक है, बेसिक सिंटेक्स पे जाते हैं। ठीक है, अब मान लो मेरे को ये डेटा फ्रेम है, इसका मेरे को कैटेगरी कॉलम का डिस्टिंक्ट वैल्यू चाहिए, तो यही करूंगा मैं कि df of csv डॉट सिलेक्ट
सिलेक्ट क्या करता है आपका, कैटेगरी कॉलम को, कैटेगरी कॉलम हो गया। हाँ यहाँ पर मैं मल्टीपल कॉलम भी डाल सकते हो, कैटेगरी कॉलम डाला है मैंने यहाँ पर, क्वांटिटी तो नहीं, प्रोडक्ट नेम डाल देता हूँ। बस इसमें आगे वो नहीं है, फ्रॉम टेबल नेम वगैरह ये। बट डिस्टिंक्ट तो एक कॉलम के रिस्पेक्ट में लगता है ना, आप दो कॉलम्स में डिस्टिंक्ट कैसे लगा रहे हैं? अब दो कॉलम में डिस्टिंग करूंगा तो मतलब ये हो जाएगा कि प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट अगर मान लो प्रोडक्ट टू, अगर यहाँ पर ऐसा कोई एग्जांपल होता कि प्रोडक्ट वन बुक्स है, प्रोडक्ट टू इलेक्ट्रॉनिक्स है, प्रोडक्ट टू इलेक्ट्रॉनिक्स है, बाकी लेकिन बाकी लाइन आइटम डिफरेंट है, हम्म, तो फिर इंस्टेड ऑफ 3 लाइन टाइम्स वो 2 लाइन आइटम्स बन जाएंगे प्रोडक्ट टू इलेक्ट्रॉनिक्स। गॉट इट? तो आप ये कह रहे हैं ज्वाइन ज्वाइन की तरह act करेगा ये? नहीं नहीं, ज्वाइन की तरह नहीं, बेसिकली मान लो दोनों ये एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर प्रोडक्ट वन बुक्स है, प्रोडक्ट टू इलेक्ट्रॉनिक्स है, प्रोडक्ट थ्री, यहाँ पे मान लो प्रोडक्ट टू इलेक्ट्रॉनिक्स, बाकी डिटेल सेम होती, ठीक है, ये 3 डिफरेंट लाइन आइटम्स है, ठीक है, इसको एक बार ट्राई करते हैं कॉपी करके, अगर हम ठीक है, अब मान लो प्रोडक्ट वन बुक्स है, प्रोडक्ट टू इलेक्ट्रॉनिक्स है, प्रोडक्ट टू इलेक्ट्रॉनिक्स करके एक और है, ठीक है, ठीक है, अब इन दोनों का ये दोनों यहाँ तक सेम है, ठीक है, प्रोडक्ट वन बुक्स, प्रोडक्ट टू इलेक्ट्रॉनिक्स, प्रोडक्ट टू इलेक्ट्रॉनिक्स, ये दोनों कॉलम में तो डिस्टिंक्ट सेम है, लेकिन अब आगे तो वैल्यू चेंज है ना, यहाँ पे 45 है, यहाँ 24 है, ये डेट भी डिफरेंट है, और यहाँ पे कस्टमर आईडी भी डिफरेंट है, तो अगर अब मैं इन दोनों पे डिस्टिंक्ट मारूंगा, अब मैं सब मान लो मेरे डेटा में से 3 ही रोज है, ठीक है, और अब मैं कैटेगरी और प्रोडक्ट नेम पे डिस्टिंक्ट मारूंगा, तो प्रोडक्ट वन बुक्स और प्रोडक्ट टू इलेक्ट्रॉनिक्स, ये 2 वैल्यू रह जाएंगी, इंस्टेड ऑफ 3 2 वैल्यू हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि इन दोनों का कॉम्बिनेशन का डिस्टिंक्ट दिखता है। गॉट इट? बट ये 2 और 3 में से किसी को भी डिस्टिंक्ट कंसीडर करके इरेज कर सकता है, राइट? हाँ Yes. हाँ, इन दोनों या में 2 को ही लेगा? हाँ, डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है कि यूनिक वैल्यूज। हम्म। अब प्रोडक्ट वन बुक्स, प्रोडक्ट टू इलेक्ट्रॉनिक्स, प्रोडक्ट टू इलेक्ट्रॉनिक्स, अगर हम सिर्फ ये कॉलम यूज कर रहे हैं, ठीक है, अब आप खुद सोचो इसमें डिस्टिंक्ट वैल्यूज क्या होंगी, प्रोडक्ट वन बुक्स और प्रोडक्ट टू इलेक्ट्रॉनिक्स ही होंगी ना, क्योंकि प्रोडक्ट टू इलेक्ट्रॉनिक्स तो रिपीट हो रही है नीचे, बस ये कि उसके आगे का डेटा सेम है, वो हम डेटा तो यहाँ पे ऐड कर ही नहीं रहे, हम तो सिर्फ 2 कॉलम ऐड कर रहे हैं, कैटेगरी और प्रोडक्ट नेम। अब ओके, इन गॉट इट। प्रिंट करेंगे तो फिर तो प्रोडक्ट वन बुक्स और प्रोडक्ट टू इलेक्ट्रॉनिक्स ही आएगा ना, इन दोनों कॉलम में देखें और इन दोनों का पेयर का देखें तो क्या डिस्टिंक्ट है, ये दोनों वैल्यू डिस्टिंक्ट है, ठीक है, तो अगर हम इसको अब रन करते हैं, मान लो कैटेगरी और प्रोडक्ट नेम का डिस्टिंक्ट डॉट शो करेंगे, अब क्या होगा, यही होगा कि इन दोनों में जो भी डिस्टिंक्ट वैल्यूज होंगी वो दिखा देगा, इलेक्ट्रॉनिक्स और प्रोडक्ट 45 इनका पेयर डिस्टिंक्ट होना चाहिए, तो उन्होंने डिस्टिंक्ट वैल्यू दिखा दी है। Got it? ऐसा हो सकता है कि प्रोडक्ट टू और वहां पर हो जाता हाँ, है, मतलब मान लो ऐसा होता ऐसा हो सकता था कि इलेक्ट्रॉनिक्स और प्रोडक्ट 45 की 2-3 एंट्री हो, हाँ हाँ हाँ। ठीक है, लेकिन अब हम सिर्फ इन दोनों का करा, तो एक काम, मेरे को आइडिया नहीं कि डेटा में ऐसे मल्टीपल एंट्रीज होंगी कि नहीं होंगी एक अलग उसकी, बट हाँ अगर मान लो इलेक्ट्रॉनिक्स और प्रोडक्ट 45 की 2 एंट्रीज होती, लेकिन आगे का डेटा अलग होता, बट 2 एंट्रीज है तो उसकी एक बना देगा वो, ठीक है, एक का इसका df डॉट csv का काउंट देखें और एक बार इसका भी काउंट देख लेते हैं, तो पता लग जाएगा कैसी एंट्रीज हैं भी। ठीक है, 50 रोज हैं इन टोटल हमारे डेटा में अभी, ठीक है, अब इंस्टेड ऑफ शो करके एक बार इसका काउंट चेक कर लेते हैं, नहीं 50 है, मतलब ऐसा कोई केस आया नहीं कि प्रोडक्ट वन और बुक्स और प्रोडक्ट वन बुक्स मतलब डिफरेंट वो हो, सेम ही हो, ठीक है, ऐसा कोई केस नहीं है, बट काम ऐसे ही करेगा ये, ठीक है, कि अगर एक बार रिपीट करते हैं, ठीक है, अब मेरे पास ये मेरा डेटा है, ठीक है, कितने कॉलम है टोटल, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 कॉलम्स है, ठीक है, अब मैंने यहाँ पे सिलेक्ट करके सिर्फ 2 कॉलम सिलेक्ट कर रहा हूँ, कौन सी कॉलम सेलेक्ट करें, कैटेगरी और प्रोडक्ट नेम, ठीक है, अब मान लो हमारा डेटा ऐसा कुछ होता, ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा है, प्रोडक्ट वन बुक्स है,
प्रोडक्ट वन प्रोडक्ट नेम का नाम है और बुक कैटेगरी में आता है। तो जो डिस्टिंक्ट बता रहा है कि वो प्रोडक्ट कौन से नंबर पे है, इसका नाम क्या है? डिस्टिंक्ट का मतलब सिर्फ यूनिक वैल्यू। हाँ, तो इसमें प्रोडक्ट टू इलेक्ट्रॉनिक्स और प्रोडक्ट टू इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। अब तीनों लाइन आइटम में फर्क क्या है? एक तो ये तो चलो बिल्कुल डिफरेंट कैटेगरी हो गई, ठीक है। इन दोनों का प्रोडक्ट सेम है, कैटेगरी सेम है, लेकिन आगे की डेटा अलग है ना, है ना। तो हमारे डेटा में ये वैल्यूज हैं, आगे का डेटा अलग है। लेकिन अब जब हमने सिर्फ दो कॉलम सिलेक्ट करे, कैटेगरी और प्रोडक्ट नेम, ठीक है, अब ये वाला डेटा तो इग्नोर कर देगा ये, क्योंकि हम तो सिलेक्ट करे ही नहीं है, ठीक है। अब इस डेटा को मान लो मैंने इग्नोर कर दिया, इसको हटा ही दिया एक तरह से, ठीक है। ये डेटा को इग्नोर कर दिया, ठीक है। दो कॉलम है, प्रोडक्ट और कैटेगरी का। अब इनका डिस्टिंक्ट करो, क्या होगा? प्रोडक्ट वन बुक्स और प्रोडक्ट टू इलेक्ट्रॉनिक्स, यही होगा ना। तो वही सेम चीज ये करेगा। बस ये है कि हमारे डेटा में ऐसी कोई लाइन आइटम आई नहीं थी, तो इसलिए काउंट सेम नहीं हुआ। अगर ऐसा आई होती तो हमारा काउंट रिड्यूस होता, ठीक है। क्लियर है? तो बेसिकली सिलेक्ट क्या करता है, आपके कॉलम को सिलेक्ट करता है पूरे डेटा फ्रेम में से, ठीक है। पांडास में हम सिलेक्ट कैसे करते थे? आई लॉक लगाकर, आई लॉक से हमने कॉलम उठा लेते थे, या फिर डीएफ का ऑफ इनसाइड करके वो दो कॉलम सिलेक्ट कर लेते थे, ठीक है। यहाँ पर हम डॉट सिलेक्ट यूज करते हैं, जिसमें हम दो कॉलम में से उठा सकते हैं। डॉट डिस्टिंक्ट आपको पता है, यूनिक वैल्यूज निकालने के लिए डॉट काउंट आपका काउंट कर देगा, और डॉट शो आपका शो कर देगा। यहाँ पे प्रिंट नहीं होता, शो होता है, ठीक है। सिंटेक्स थोड़ा डिफरेंट है, बट कंसेप्ट वही है, ठीक है। फिर अब मेरे को मान लो, ये तो चलो सेम ही चीज हो गई। मान लो लेंथ ऑफ DF2 कॉलम निकालना है। अब ये देखो, DF2 में क्या करा, जैसे हम पार्टनर से क्या करते थे, नया डेटा फ्रेम बना लेते थे, सेम चीज है। हमने नया डेटा फ्रेम बनाया, DF CSV के अंदर दो कॉलम्स सिलेक्ट करे, उनके डिस्टिंक्ट वैल्यूज अब इसके अंदर डाल दी DF2 के अंदर, ठीक है। अब लेंथ ऑफ DF2 डॉट कॉलम्स क्या होगा? DF2 में कितने कॉलम्स हैं अभी प्रेजेंट? 50 होंगे, कितने चाहिए? नहीं, कॉलम्स, रोज नहीं। पहले कितने थे? हाँ, ये तो हम दो ही आइडेंटिफाई कर रहे हैं, तो काउंट टू होगा, कैटेगरी एंड प्रोडक्ट नेम। भाई तो DF2 का लेंथ हम देखेंगे, तो लेंथ ऑफ DF2 कॉलम कितना आ रहा है? 2 आ रहा है, ठीक है। अगर हम, अच्छा इधर हम निकाल, ठीक है। अगर हम DF अंडरस्कोर CSV का लेंथ देखें, जो हमारा ओरिजिनल डेटा फ्रेम था, तो 7 आएगा, 7 कॉलम आएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पर बेसिकली कॉलम को और सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। छोटा मतलब दो कॉलम सिलेक्ट कर लिए साथ में से, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या होता है एसक्यूएल का काम कैसे होता है? एसक्यूएल में टेबल्स बनती है, राइट, ठीक है। अब आपका डेटा फ्रेम मान लो टेबल्स ही है, ठीक है। अगर मेरे को, अगर दो तरीके बताए थे मैंने स्पार्क में काम करने के लिए, ठीक है। एक आपका होता है, एक होता है स्पार्क एपीआई मेथड, स्पार्क एपीआई मेथड, और एक होता है स्पार्क एसक्यूएल। दो मेथड है स्पार्क यूज करने के, ठीक है। अब स्पार्क एसक्यूएल में क्या होगा, आपका बिल्कुल सारा सिंटेक्स एसक्यूएल की तरह काम करेगा, ठीक है। सारा तो नहीं था, करेंगे करेंगे अच्छा अच्छा। इसमें तो अभी अभी तो हमने सिर्फ कॉलम सेलेक्ट करा है, अच्छा, ठीक है। स्पार्क एसक्यूएल पूरा ही देखो ना, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम DF2, सिलेक्ट सम क्वांटिटीज, पूरा एसक्यूएल ही है, ये पूरा एसक्यूएल, ठीक है। स्पार्क डॉट एसक्यूएल करके मतलब मजा आ जाता है इसमें काम करके, क्योंकि आपका डेटा फ्रेम में और एसक्यूएल की स्टेटमेंट्स आ सकते हो आप, ठीक है। अब बस एक काम करना पड़ता है आपको, कि आप जब मैंने अब DF2 बनाया, ठीक है। अब मेरे को DF2 पर एसक्यूएल यूज करना है, तो मेरे को उसका एक टेम्पलेट बनाना पड़ेगा। DF2 डॉट क्रिएट लिमिट टेम्पलेट मतलब एक टेम्पलेट टेबल बन रही है, ठीक है। यहाँ पे टेबल को स्टोर नहीं होती, कोई टेबल स्टोर नहीं हो रही, उसका टेम्पलेट बन रहा है, ठीक है। और उस पर आगे आप ऑपरेशन करते हो, ठीक है। यानी बस इनसाइट्स के लिए मैंने एक वर्चुअल टेबल बनाया। हाँ हाँ, तो जो वर्चुअल टेबल बनाते हैं ना एसक्यूएल में, वही ये टेम्पलेट है, टेम्परेरी व्यू, वही एसक्यूएल की वर्चुअल टेबल बनाई है। तो DF2 हमारा डेटा फ्रेम था, उसकी मैंने एक वर्चुअल व्यू टेबल बना दी, DF2 नाम ही रख दिया उसका वापस। और DF CSV तो हमारा ओरिजिनल डेटा था, उसकी भी हमने एक वर्चुअल टेबल बना दी, ठीक है। अब जब हमने वर्चुअल टेबल बना दी, अब हम इस पे स्पार्क का कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है।
अब जिसको शायद सबने स्पार्क उसको ही एसक्यूएल का खुद भी कर सकते हैं, अब सबने एसक्यूएल को पढ़ ही रखा होगा अभी तक, ठीक है, बट अभी भी थोड़ा बहुत डिस्कस कर ही लेंगे एसक्यूएल का। अब मान लो एसक्यूएल में हमें सारा डेटा चाहिए होता है, तो कैसे करते हैं? अगर सारी कॉलम चाहिए तो स्टार सेलेक्ट करते हैं, हाँ, और अगर फ्रॉम टेबल का नाम लिख देते हैं, है ना। अब वही चीज करी, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम df2 डॉट शो, स्पार्क डॉट एसक्यूएल सिंटेक्स है, इस डबल कोट के अंदर एसक्यूएल की क्वेरी लिख दो और यहाँ पे एंड में डॉट शो या डॉट काउंट या डिस्टिंक्ट शो वो आप डाल सकते हो, वो फंक्शन यूज करेंगे। ठीक है। अब इसको अगर मैं रन करूंगा तो यही होगा कि मेरा सारा डेटा जो भी df2, अच्छा मैंने टेबल क्रिएट नहीं करी थी, ठीक है, अब मैंने टेबल क्रिएट नहीं करी थी तो एरर आ गया, ठीक है, कि द टेबल और व्यू df2 कैन नॉट बी फाउंड, क्योंकि टेबल क्रिएट करनी रहती है। अब मैं इसको रन कर देता हूँ, ठीक है। अब सिलेक्ट स्टार फ्रॉम df2, एसक्यूएल देखें नॉर्मल क्या होता है, सारा डेटा दिख जाता है, यही हुआ था, df2 डॉट शो करा था हमने और यहाँ पे df2 डॉट शो सेम चीज हो गई पूरा, बस ये है कि डेटा फ्रेम था यहाँ पर, अब वो डेटा फ्रेम की टेबल बन गई और टेबल की तरह वो काम कर रहा है, तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम df2, सेम चीज कंटेंट सेम वो है, ठीक है। अब बस ये एसक्यूएल की टेबल बन गई है, ठीक है। अब एसक्यूएल में क्या एक कॉलम सिलेक्ट करना हो तो कैसे करेंगे, सिलेक्ट कैटेगरी, उसका नाम लिख देंगे, सिलेक्ट कैटेगरी फ्रॉम df2, ठीक है, सेम एसक्यूएल चलेगा। एसक्यूएल की सारी क्वेरीज यहाँ 9 to 9, थोड़ा सा होगा कि एसक्यूएल में ज्यादा आपको फंक्शन मिल जाएंगे, यहाँ पे थोड़े कम मिलेंगे, बट बेसिक जितने भी फंक्शन है वो दोनों में काम करेंगे, बेसिक वाले जितने भी होते हैं, ग्रुप बाय हो गया, वेयर हो गया, ऑर्डर बाय हो गया, हैविंग हो गया, सब कुछ आपको यहाँ पे स्पार्क एसक्यूएल में मिल जाएगा, प्रॉपर एसक्यूएल ही है। इतना ही फर्क होता है जैसे एसक्यूएल सर्वर और माई एसक्यूएल में फर्क होता है ना सिंटेक्स का या फिर उसका, बस उतना ही 19-20 का फर्क। पर मैं वो कैच नहीं कर पा रहा, क्योंकि कुछ फंक्शंस होते हैं जो मैं माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल में चला पा रहा हूँ, और वो हाँ, सेम कुछ फंक्शन होते हैं जो, हाँ, जो एसक्यूएल सर्वर में कम होते हैं, और पुराना है ना एसक्यूएल सर्वर, माई एसक्यूएल नया है, तो दिक्कत आ जाती है, बट हाँ, लेकिन कंसेप्ट तो सेम रहता है और मेजॉरिटी ऑफ फंक्शन सेम रहते हैं, थोड़ा बहुत सिंटेक्स का ऊपर नीचे होता है। सर इसको ओवरकम करने के लिए क्या करूँगा, क्योंकि यार इंटरव्यूज वगैरह होते हैं वो माई एसक्यूएल और करने में ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती दोनों में ना, आपको जब भी आप इंटरव्यू में जाओगे ना आपसे कंसेप्ट पूछेंगे, ग्रुप बाय क्या होता है, सिलेक्ट स्टार क्या होता है, या ज्वाइन क्या होते हैं, यही पूछा जाएगा आपसे, ये नहीं पूछा जाएगा ओरेकल में ज्वाइन कैसे होगा या माइस्क्यूएल में ज्वाइन कैसे होगा। अब वो जो थोड़ा बहुत सिंटेक्स का डिफरेंस होता है, आप बस वो गूगल पे जाके सिंटेक्स वो वहां पे देख सकते हो कि ज्वाइन इन एसक्यूएल सर्वर, ज्वाइन इन माइस्क्यूएल, पर्टिकुलर टॉपिक हाँ वो उठा के, करके दे हाँ देना मैं सारे सिंटेक्स, अब ये जितना भी हमने इतनी क्लासेस करी इसका सारा सिंटेक्स आपको कोई रटने की जरूरत नहीं है, ये सारा सिंटेक्स या तो अब नोटबुक तो मिली गई है तो नोटबुक में यहाँ से उठा सकते हो, कभी काम आया तो सीधा सीधा, जो सर शेयर करते हैं हाँ। क्लास। हर क्लास में जो नोटबुक मिल जाती है वहां से मेजोरिटी जो मेजर मेजर बेसिक सिंटेक्सेस है वो यहाँ से उठ जाएंगे, ठीक है। अगर कोई चीज नहीं समझ आती आप सिंपल उसका टॉपिक लिखो और उसका ही गूगल कर दो उसको, सारा सिंटेक्स आपको मिल जाता है। आपका एसक्यूएल सर्वर होगा तो एसक्यूएल सर्वर का मिल जाएगा, स्पार्क एसक्यूएल होगा तो स्पार्क एसक्यूएल का मिल जाएगा, ठीक है। तो बस वो गूगल करने की टेक्निक आनी, टेक्निक भी क्या उसका आगे बस उसका नाम वो लिखना होता है, तो इतना कुछ नहीं है। और ऐसा कोई नहीं कि सब कोई बंदा उठा लो चाहे वो लाखों की नौकरी कर रहा है, करोड़ों की नौकरी, किसी को सिंटेक्स याद होगा, किसी को याद नहीं होता, सपोज गूगल करना होता है, कोई याद करता नहीं सिंटेक्स, क्योंकि कितने आप लैंग्वेजेस पे काम करते हो, आप सबका सिंटेक्स याद नहीं कर सकते ना, बेस आपको पता होता है बट हर चीज याद नहीं होती। तो वही सेम है, जितना एसक्यूएल सर्वर एसक्यूएल और स्पार्क एसक्यूएल में इतना ही सिंटेक्स का ऊपर नीचे का फर्क होगा, बाकी सब रिप्लेस फंक्शन हो गया, सबस्ट्रिंग हो गया, कैटेगरी, ये वो सब कुछ इसमें इंक्लूडेड है, सब कुछ सेम आता है, ठीक है। अब हमने एक सिलेक्ट कॉलम सेलेक्ट कर लिया, जिसको एसक्यूएल नहीं आता उसके लिए थोड़ा बहुत एक बार वैसे गो थ्रू कर लेंगे कि हम कैसे कैसे डेटा पे काम करते हैं, ठीक है। अब हमने सम ऑफ क्वांटिटी निकाल रहे हैं, सम ऑफ क्वांटिटी, वो दे दिया हमने, क्या बोलते हैं इसे नेम को, हाँ तो एब्रीविएशन एब्रीविएशन हो जाता है, एग्रीगेशन कर दिया ठीक है, है। ठीक है, उस टेबल का नाम है। हाँ तो सिलेक्ट सम क्वांटिटी कर लिया, एज फॉन्ट कॉलम का नाम हो गया, ठीक है, फ्रॉम डीएफ सीएसवी
ये हमारा टेबल बनी हुई थी और हमारा ओरिजिनल डेटा फ्रेम था वेयर कैटेगरी इलेक्ट्रॉनिक्स। क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स कैटेगरी वालों की जो क्वांटिटी का जो है सबका ये सम कर देगा। बस इसमें डबल इक्वल्स टू आया, उसमें इक्वल्स टू आता है। नहीं, उसमें भी डबल इक्वल टू ही आता है। नहीं, एसक्यूएल में अच्छा, सिंगल, हाँ तो इतना फर्क होगा थोड़ा बहुत। बस ये हल्का सा फर्क है। ठीक है, वही थोड़ा बहुत सिंटेक्स का फर्क होगा। सर इसको अगर क्वांटिटी अगर हमारा कॉलम है जिसमें एनवेर का डाटा टाइप है, नाउ ऑन द सम वी नीड इंट like numbers, so how we हाँ can convert it to numbers like in data type, can we change it data type here only? हाँ, तो ये भी हमने नीचे कर रखा है वैसे, बट अभी यहीं पे देख रहे हैं। तो क्वांटिटी का आगे बस जैसे हम एसक्यूएल में स्ट्रिंग कर देते हैं, स्ट्रिंग ऑफ दिस, वो स्ट्रिंग कन्वर्ट हो जाता है, राइट। हम यहाँ पे डबल कर देंगे, यहाँ पे फ्लोट नहीं होता हमारे पास, या तो इंट होता है या डबल होता है। सो व्हाट वी डू इज वी जस्ट अब एक एग्जांपल से पहले व्हाट वी डू, एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। अब हम डेटा फ्रेम को, सर एसक्यूएल में होता है ऐसे, पाइथन में नहीं होता। क्या इस वाली पाइस का एसक्यूएल के अंदर नहीं होता। फ्लोट नहीं होता, पाइथन में तो फ्लोट होता है और इसमें नहीं होता। वहां पे भी तो एसक्यूएल में तो फ्लोट नहीं होता ना, डबल होता है ना। होता है, फ्लोट होता है, कुछ में होता होगा, बट माइस्क्यूएल में होता है फ्लोट, हमारी डबल होता है। पता नहीं है मेरे को, क्योंकि मैंने डबल नहीं पढ़ा, क्योंकि जो राजेश सर ने पढ़ाया था उसमें फ्लोट था। ठीक है, फ्लोट डबल एक ही बात है, दोनों में कोई फर्क नहीं है, बस वो सिंटेक्स का थोड़ा ये हो सकता है कि उस टाइम पे मेरा जो मैं माइस्क्यूएल पे जो रन कर रहा था उसमें मेरे को डबल लेना था, मैंने फ्लोट ले लिया, ये चेंज हो गया। दोनों सिमिलर है, दोनों कोई फर्क नहीं है दोनों में। ठीक है, अब मान लेते हैं अब हमने हाँ, तो हमें इसको स्ट्रिंग में वो कन्वर्ट करना है। ठीक है, अब 2 लाइन आइटम बना लेते हैं। ठीक है, हमारे पास एक ओरिजिनल डेटा फ्रेम था। अब काम इसमें फ्लो कैसे चलेगा, ठीक है। तो हमने एक बना दिया df3। ठीक है, अब मेरे को चाहिए कि मेरा क्वांटिटी है वो डबल में हो जाए, है ना। ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, तो हम क्या करेंगे, नॉर्मल एसक्यूएल स्पार्क डॉट एसक्यूएल ये लिखना पड़ेगा बस, स्पार्क एसक्यूएल। ठीक है, डबल कोट्स में लिखना है। ठीक है, अब मेरे को क्या चाहिए, मेरा ये कॉलम वो हो जाए। ठीक है, तो सिलेक्ट या तो मेरे को हर एक कॉलम को स्पेसिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, एक बार ये ट्राई करके देख लेते हैं, वरना इसमें तो हो ही जाएगा। डबल ऑफ ठीक है, ये करना है। अब हमारा डेटा फ्रेम जो है डबल क्वांटिटी एज फॉन्ट एक नया कॉलम बन गया। ठीक है, अब इसको रन कर देते हैं। ठीक है, अब मेरा एक नया डेटा फ्रेम बन गया df3। ठीक है, अब इसको लेके मेरे को यूज करना है, तो मेरे को इसकी टेबल बनानी पड़ेगी नीचे। तो df3 डॉट क्रिएट होगा df3 क्रिएट और रिप्लेस। ठीक है, अब अगर मैं df3 का प्रिंट स्कीमा करूँ, प्रिंट स्कीमा जैसे कि अब हमारा वहां पर हम चेक करते थे ना इन्फो पांडास में, df3 डॉट इन्फो करके, इसमें हमें पता लग जाता है कौन सा कॉलम क्या है, डेटा टाइप का। यहाँ पे प्रिंट स्कीमा होता है। तो अब df3 डॉट प्रिंट स्कीमा करें, ठीक है, तो हमारा कॉन्ट वाला कॉलम डबल में हो गया। वैसे क्वांटिटी हमारा इंटीजर कॉलम पहले था, तो हमने डबल करके क्वांटिटी का कॉलम बनाया और वो उसका नाम दिया कॉन्ट, तो हमारा नया कॉलम ऐड हो गया कॉन्ट, जो कि अब डबल में है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर सेम चीज करेंगे, सम ऑफ कॉन्ट कर देते हैं एज कॉन्ट। ठीक है, ये तो कोई दिक्कत नहीं है। फ्रॉम df csv, तो इसकी जगह df3 कर देते हैं, फिर कैटेगरी इलेक्ट्रॉनिक सेम चीज कर देते हैं। ठीक है, अब 83.0 आएगा आउटपुट, क्योंकि अभी डबल में चल रहा है, डबल यानी फ्लोट। ठीक है, क्लियर है डाउट। तो हम जैसे नॉर्मल इंटीजर डेटा टाइप को ऐसे कन्वर्ट करते थे, वैसे ही इसमें कन्वर्ट करते हैं। अगर कोई स्ट्रिंग को करना होता है तो स्ट्रिंग ऑफ कैटेगरी कर देंगे, स्ट्रिंग ऑफ प्रोडक्ट नेम कर देंगे। फिर हमारे पास और ऑप्शन होते हैं, हमें ट्रिम करना हो सकता है डेटा को। ठीक है,
कि हर एक कॉलम को ट्रिम करना है तो ट्रिम फंक्शन होता है, ट्रिम कर लेंगे ऐसे ही। हम इसमें डायरेक्टली नहीं डाल सकते थे कि ये सेलेक्ट सम क्वांट रो नंबर 27 में सेलेक्ट सम क्वांट एज डबल क्वांट नहीं या नहीं, डबल ऑफ सम काउंट नहीं हो पाएगा, एक डेटा फ्रेम पहले आपको करना पड़ेगा। ओके, ठीक पहले है, हमें उसको कन्वर्ट एरर करना नहीं पड़ेगा आएगा पूरे तो कॉलम आप को। डबल में कन्वर्ट करके भी नहीं देगा, मतलब ये चाहते हो ना डबल ऑफ काउंट कर दे। नहीं नहीं, यहाँ से नहीं, यहाँ पर एज क्वांट लिखा हुआ है, सो एज क्वांट को हम नहीं फर्दर कर सकते। नहीं नहीं, एज काउंट तो सिर्फ कॉलम का नाम लिख देते हैं, एलाज है एग्जैक्टली। ओके। वो सिर्फ कॉलम का नाम हम्म, डेडिकेट करता है, उसमें आप चेंज करोगे तो कुछ होगा नहीं। अगर मैं यहाँ पर डबल काउंट कर दूंगा मेरे कॉलम का नाम डबल काउंट हो जाएगा। गॉट इट। ठीक है, हम्म। बाकी नॉर्मल एसक्यूएल की तरह फ्रॉम DF3 वेयर कैटेगरी इलेक्ट्रॉनिक्स नॉर्मल सिंपल फिल्टर है, कैटेगरी पे इलेक्ट्रॉनिक जहाँ जहाँ पर है उसका ही सम करके देगा, तो वही है ये। ठीक है, अगर मेरे को 3 कॉलम सिलेक्ट करने हैं तो वही DF3 इज इक्वल टू स्पार्क डॉट सिलेक्ट कैटेगरी प्रोडक्ट नेम एज प्रोडक्ट नेम, इसका कॉलम रीनेमिंग कर दी मैंने, और क्वांटिटी सिलेक्ट कर लिया और हमारा DF3 हो गया मेरा। ठीक है, अब सेम ये हमने देख लिया कि अगर मेरे को मान लो इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है, स्ट्रिंग में इसको और इसको डबल को कन्वर्ट करना है, तो वही होगा DF4 मैंने नया डेटा फ्रेम बनाया, स्पार्क डॉट एसक्यूएल स्ट्रिंग कैटेगरी स्ट्रिंग में हो गया, प्रोडक्ट नेम स्ट्रिंग में होगा, डबल क्वांटिटी हो गया, और अब DF डॉट शो करोगे तो बस ये देखो क्वांटिटी हमारे ओरिजिनल कॉलम देखें तो एक बार फर्क दिखेगा पूरी। DF DF अंडरस्कोर CSV था ना अपना। ठीक है, ये देखो यहाँ पे क्वांटिटी क्या थी, सिंगल इंट में थी, लेकिन अब हमने यहाँ पे डबल में कन्वर्ट कर लिया तो 7.0 4.0 8.0 आ रहा है। ठीक है, गॉट इट, क्लियर है ये। नॉर्मल जैसे एसक्यूएल चलता है बिल्कुल एग्जैक्ट सेम एसक्यूएल चलेगा। आज हम एसक्यूएल वाले टेक्निक ही कवर करेंगे। एक दूसरी टेक्निक होती है इसमें, इसका सिंटेक्स अलग है, वो होती है स्पार्क, इनकी स्पार्क एपीआई का अपना एक टेक्निक होती है। ठीक है, उसका सिंटेक्स एक बार कल कवर करेंगे, सेम ऑपरेशन जो आज कर रहे हैं वो कल स्पार्क एपीआई के थ्रू कर लेंगे। ठीक है, अभी तो हमने देखो क्या क्या करा है, अभी तक हमने टाइप कन्वर्जन सीख लिया। ठीक है, अभी तक हमने प्रोडक्ट रीनेमिंग सीख ली, फिल्टर सीख लिया, वेयर लगा के फिल्टर करना होता है। किसी को एसक्यूएल नहीं आता तो मैं ये सारे चीजों को कन्वर्ट कर दूंगा, बता देना एक बार। ठीक है, सम आपका नॉर्मल सम कर रहा है, ठीक है, हर एक मुझे रो नहीं लेवल आता। पे, उसको नहीं आता। तो बेसिकली सम आपका क्या करता है, कॉन्ट कॉलम के हर एक लाइन आइटम का सम कर रहा है और एक एक फाइनल वैल्यू दे रहा है सम। ठीक है, अब मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, सिलेक्ट सम कॉन्ट एज कॉन्ट, मतलब कॉन्ट के कॉलम को मैं उठा रहा हूँ, उसके हर एक वैल्यू को मैं सम कर रहा हूँ और नया कॉलम का नाम दे रहा हूँ कॉन्ट। इसका मतलब ये होता है। ठीक है, फ्रॉम कौन सी टेबल से काम करना है मेरे को काम करना है जो पिछली टेबल मैंने बनाई थी DF3, फ्रॉम पिछली टेबल का नाम DF3। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। सिलेक्ट आपको डालना पड़ेगा, सिलेक्ट आपको कॉलम सिलेक्ट करने का काम आता है। ठीक है, सिलेक्ट नहीं डालोगे तो एरर आएगा। कॉलम सिलेक्शन का काम आता है आपका। तीन तीन कैटेगरी में एसक्यूएल की क्वेरी मानते हैं, एक आपका सिलेक्ट स्टेटमेंट, एक आपका फ्रॉम जिसमें टेबल से निकालते हैं, और अगर तीसरी ऑप्शन होती है अगर आपको ग्रुप बाय या मतलब और फिल्ट्रेशन करनी है, या तो वेयर क्लॉज लगाना है या फिर हैविंग ग्रुप बाय क्लॉज लगाना है या ऑर्डर बाय क्लॉज लगाना है, ये सब वो तीसरी कैटेगरी होती है, तीसरी ऑप्शन होती है। बट फर्स्ट टू कैटेगरी इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप टेबल नहीं डिफाइन करोगे या आप सिलेक्ट नहीं करोगे कॉलम्स तो आपका आउटपुट नहीं आएगा, एरर दे देगा। ठीक है, टू सिलेक्ट सम ऑफ फॉन्ट एज फॉन्ट फ्रॉम DF3। ठीक है, DF3 टेबल जो है मेरी पिछली वाली टेबल थी DF3 की, वो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट करी। ठीक है, वेयर वेयर क्या करता है, इंग्लिश वाला वेयर वही है, वेयर कैटेगरी इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉनिक्स। इसका इंग्लिश मतलब क्या होगा, बस वही सेम एग्जैक्ट वही मतलब यहाँ पे वेयर है, वो फिल्टर करने का काम आएगा। मेरे पास पूरा डेटा है, मेरे को चाहिए वही कि मेरी कैटेगरी इलेक्ट्रॉनिक्स चाहिए, तो मैं वेयर कैटेगरी इलेक्ट्रॉनिक्स देता हूँ। ठीक है, और फिर उसके आगे तो स्पार्क डॉट एसक्यूएल सिंटेक्स ये कि स्पार्क का एसक्यूएल वाला यूज कर रहा हूँ, फिर मैंने स्पार्क डॉट एसक्यूएल लिख दिया, बाकी डॉट शो आपका शो कर रहा है।
ठीक है, कुछ डाउट अभी तक इसमें? सिलेक्ट कॉलम सिलेक्शन काम आता है। सम आपका बस सिर्फ सम कर रहा है, ठीक है, सम ऑफ ईच रो बाय रो एलिमेंट्स। फ्रॉम डीएफसी आपका टेबल डिफाइन करते हो कि मेरे को किस टेबल से डेटा चाहिए, और वेयर मेरा फिल्टर है, ठीक है। तो इसमें अब इस केस में क्या हो रहा है, ये देखो सिलेक्ट स्टेटमेंट है। सिलेक्ट स्टेटमेंट क्या कर रही है, डीएफ3 मेरा एक नया डेटा फ्रेम बन रहा है, ठीक है। सिलेक्ट कैटेगरी प्रोडक्ट नेम एज प्रोडक्ट अंडरस्कोर नेम क्वांटिटी फ्रॉम डीएफ अंडरस्कोर सीएसवी। डीएफ अंडरस्कोर सीएसवी मेरी ओरिजिनल टेबल थी, ये वाली मान लो, ठीक है, ये मेरी ओरिजिनल टेबल, ठीक है। अब मेरे को इसमें 3 कॉलम सिलेक्ट करने हैं, तो कैसे करूंगा मैं, बताओ। वो तो एक मेथड है, अगर ऑर्डर आईडी कॉमा प्रोडक्ट नेम कॉमा कैटेगरी हाँ फ्रॉम होगी, डी, जो भी आपका टेबल का नाम है। हाँ फ्रॉम जो भी टेबल का नाम है, और एंड में आप डॉट शो करा, ठीक है। तो अगर मेरे को उसमें से 3 कॉलम चाहिए, तो मैंने यहाँ पे क्या करा है, सिलेक्ट कैटेगरी प्रोडक्ट नेम और क्वांटिटी। अब एज वाला पार्ट अभी तो भूल जाओ, तो सिलेक्ट कैटेगरी प्रोडक्ट नेम क्वांटिटी फ्रॉम डीएफ अंडरस्कोर सीएसवी, जो मेरा ओरिजिनल डेटा था, फ्रॉम जरूरी है। अब देखो मैंने इसमें नेम का नाम चेंज कर दिया, कॉलम का प्रोडक्ट अंडरस्कोर नेम आ जाए। हाँ, तो बेसिकली अब मैंने यहाँ पर ओरिजिनल, अब मेरा वेयर क्लॉज यहाँ पे नहीं लगाया, कोई दिक्कत नहीं आई, ठीक है। वेयर क्लॉज या फिर बाकी क्लॉज, इसका जो तीसरा पार्ट है वो डालना ऑप्शनल होता है। लेकिन अगर मैं फ्रॉम नहीं लिखता ना, मान लो मैंने टेबल ही डिफाइन नहीं करी और मैं अब इसको रन कर दूं, कि तो ये एरर दे देगा कि भाई आप चाहते कहाँ से हो, कौन सी टेबल से जाते हो, ठीक है। तो वो बहुत लिखना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो फ्रॉम डीएफ अंडरस्कोर सीएसवी, ठीक है। तो यही हुआ, मेरे तीनों कॉलम सिलेक्ट हो गए, 7 कॉलम थे उसमें से 3 सिलेक्ट हो गए, अगर मैं स्पार्क डैशबोर्ड की बात कर रहा हूँ, ठीक है, इस मेथड से, ठीक है। डॉट सिलेक्ट वाला मेथड मेरा एपीआई वाला मेथड है, वो बस मैंने एक लाइन आइटम दिखाने के लिए करा था कि ये ऐसे काम करता है, वो हम कल डिस्कस कर लेंगे डिटेल में। अभी हम एसक्यूएल वाले पे चलते हैं, ठीक है। तो कैटेगरी प्रोडक्ट नेम और क्वांटिटी 3 कॉलम मेरे सिलेक्ट हो गए। प्रोडक्ट नेम एज प्रोडक्ट अंडरस्कोर नेम, इसका मतलब क्या हुआ, मेरे जो ओरिजिनल कॉलम है उसका नाम अब चेंज कर दो नए कॉलम में, एज प्रोडक्ट अंडरस्कोर नेम हो गया, ठीक है। नाम बस चेंज हो रहा है, तो प्रोडक्ट अंडरस्कोर नेम यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट है ये चीज कि मैं उसका डेटा टाइप चेंज कर रहा हूँ। डेटा टाइप चेंज करना, मान लो मेरा ओरिजिनली डेटा टाइप कुछ और हो, मेरा कैटेगरी, तो ये जो प्रोडक्ट नेम का जो नाम चेंज हुआ है वो परमानेंट हो जाएगा ना, या टेम्परेरी ओनली वो ये उस डीएफ3 के लिए, हाँ डीएफ3 के लिए अंदर तो वो परमानेंट चेंज है, क्योंकि ओके। हम ये चेंज करके डीएफ3 में वो वैल्यू असाइन कर रहे हैं ना। तो डीएफ3 में तो हम्म प्रोडक्ट नेम ही है, लेकिन हम्म डीएफ तो सीएसवी में मेरा नाम ओरिजिनल प्रोडक्ट नेम रहेगा, क्योंकि चेंज तो सिर्फ डीएफ3 में आके हो रिफ्लेक्ट हो रहा है ना, ओके। ठीक है। और आगे नेक्स्ट, हाँ, अब हमारा सिलेक्ट स्ट्रिंग ऑफ कैटेगरी स्ट्रिंग ऑफ प्रोडक्ट नेम डबल ऑफ क्वांटिटी। अब ये क्या चीज है, हमारा टाइप कन्वर्जन है। मान लो मेरा स्ट्रिंग माया कैटेगरी मेरी है, मान लो गलती से नंबर न्यूमेरिकल हो गई, या मतलब मान लो, तो ये तो पॉसिबिलिटी कम ही रहती है मेजरली ना, सारी जो जनरली जो आती है सारी स्ट्रिंग में आती है। दिक्कत कहाँ आती है, जहाँ पे न्यूमरिक वैल्यूज होती है। अब न्यूमरिक वैल्यूज अगर स्ट्रिंग में हो जाएंगी ना, तो आउटपुट आएगा, पर आउटपुट गलत आएगा, ये आ सकता है गलत, चांसेस ये होते हैं कि आउटपुट गलत है। ऐसा नहीं होगा अगर मेरा क्वांटिटी अगर मेरी स्ट्रिंग में है और अगर मैं उस पर सम का ऑपरेशन रन कर दूंगा तो वो एरर देगा, जरूरी नहीं है, कुछ में देता है कुछ में नहीं देता, बट आउटपुट हमेशा गलत आएगा। तो न्यूमेरिक वालों को जनरली इंट या डबल में कर लेते हैं, ठीक है। अब ये डबल में करने से क्या हो रहा है मेरा, कि मेरा जो ओरिजिनल डेटा टाइप था वो अब चेंज होकर डबल में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। अगर मेरा स्ट्रिंग होता तो डबल में कन्वर्ट हो गया है, अगर मेरा इंट होता तो डबल में कन्वर्ट हो गया है, ठीक है। और कुछ चेंज हुआ, नया कॉलम बनाने की जरूरत नहीं भाई, उसी कॉलम पे मेरा वो चेंज हो गया है, ठीक है। और अभी पूरा चेंज कहाँ पर आकर रिफ्लेक्ट कर रहा है, मेरे डीएफ4 में, ठीक है। डीएफ अंडरस्कोर सीएसवी में कोई चेंज नहीं है, क्योंकि फ्रॉम से बस वो टेबल ला रहा है, उसका डेटा बस वो उठा रहा है। चेंज जो आ रहा है वो डीएफ4 में आएगा, ओरिजिनल डेटा कभी चेंज नहीं होगा, ठीक है। नया जो टेबल बन रही है वो ही चेंज होगी, ओरिजिनल डेटा वैसा का वैसा रहेगा, बस उसके ऊपर ओवरलैपिंग की ओवरलैप होते रहती चीजें, ठीक है। अब ये तो डीएफ नॉट सी नॉट शो है, तो देखा था, ठीक है। यहाँ पर अब मान लो
प्रिंट स्कीमा है ये आपका, मान लो वो है क्या बोलते हैं, मतलब मान लो इसमें से बस ये पता लगेगा कि मेरे कितने कॉलम्स हैं इस पूरे DF4 में और उनका टाइप क्या है। तो मेरे DF4 में 3 कॉलम्स हैं और उनका टाइप क्या है, एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग का डबल है, ये दिखाता है प्रिंट स्कीमा। मतलब उसका टेबल, जैसे एचटीएमएल स्कीमा नहीं होता, वही स्कीमा है ये। प्रिंट स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर स्कीमा एक बात ही है, तो वही, ठीक है। तो हाँ, अब इसमें क्या होता है, सिलेक्ट कैटेगरी प्रोडक्ट नेम क्वांटिटी, ये तो हमने सॉर्टेड है, 3 कॉलम हमने देखे, तो 3 कॉलम सिलेक्ट हो गए। अब मेरे को एक नया कॉलम बनाना है, ठीक है, और उसके अंदर ब्लैंक वैल्यूज रखनी है, तो मैं क्या करूंगा, ब्लैंक एज न्यू कॉलम, ठीक है, तो खाली वैल्यूज आ गई। इसकी जगह मैं नल भी कर सकता हूँ, नल एज न्यू कॉलम। अब मैं चाहता हूँ कि मेरा सारी वैल्यूज उसमें हो जाए, ठीक है, तो 10 एज न्यू कॉलम 3, मतलब एक स्ट्रिंग वैल्यू मैं अब सारे कॉलम में आ जाएगी ये, ठीक है। अगर हमें सेम चीज पांडास में करनी होती है तो DF कॉलम इज इक्वल टू 10, तो उस डेटा फ्रेम में नया कॉलम क्रिएट हो जाता है और उसके अंदर 10 वैल्यू असाइन हो जाती है। ये एसक्यूएल के देखेंगे तो 10 एज न्यू कॉलम 3, तो 10 वैल्यू हर एक रो के लिए असाइन हो जाएगी फॉर दिस कॉलम, ठीक है। अब इसमें वही सेम कॉलम सिलेक्शन, न्यू कॉलम बन रहा है, एज करके हम वैल्यू भी असाइन कर सकते हैं, नाम भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। फ्रॉम दी टेबल का नाम जो भी ओरिजिनल टेबल थी उसके अंदर अभी 3 कॉलम ऐड हो गए, सॉरी 2 कॉलम, न्यू कॉलम और न्यू कॉलम 3, 2 कॉलम ऐड, ठीक है, क्लियर है। ठीक, अगेन हमने DF5 का एक वो बना लिया, DF5 बना लिया, ठीक है। अब DF6 में क्या हो रहा है, सिलेक्ट कैटेगरी प्रोडक्ट नेम केस व्हेन क्वांटिटी देन नल एल्स क्वांटिटी एंड एज क्वांटिटी दिस, ठीक है। अब इसमें चेंज क्या है, ठीक है, कैटेगरी प्रोडक्ट नेम, ये तो हमारा उस कॉलम सिलेक्शन है। अब ये नई चीज क्या आई है, केस व्हेन, ठीक है। केस व्हेन इज हमारा इफ स्टेटमेंट ऑफ पाइथन, ठीक है। अब इसमें हम बनाते हैं केसेस, ठीक है। अब केस व्हेन इंग्लिश है नॉर्मल, केस व्हेन क्वांटिटी इज इक्वल टू 7, ठीक है। इसमें केस व्हेन में 3 चीज होगी, व्हेन, देन, एंड, और एंड एज आपका बस कॉलम का नाम असाइन करने का होता है, ठीक है। 3 पार्ट्स में केस व्हेन डिवाइड होता है आपका, व्हेन, देन, एल्स भी होता है, चलो ठीक है, एल्स बनाएगा, चलो व्हेन, देन, एल्स, एंड, एज, ठीक है, 4 उसमें हो गए, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ, केस व्हेन क्वांटिटी इज इक्वल टू 7, ठीक है, क्वांटिटी हमारा ये वाला कॉलम हो गया, क्वांटिटी ये था चल रहा हमारा DF5, ये 5 भी शो हो रहा है ना, हाँ, ये मेरा DF5 है, ठीक है। केस व्हेन क्वांटिटी इज इक्वल टू 7, क्वांटिटी इज इक्वल टू 7, जहां पर भी मेरी क्वांटिटी 7 है डेटा में, तो क्या, देन नल, उस क्वांटिटी को नल कर दो। अब मेरी 7 नल से रिप्लेस हो जाएगी, ठीक है। देन एक दे रहे हैं हम उसको आगे करने को, केस व्हेन क्वांटिटी इक्वल टू 7, देन नल, वहां पे नल आ जाएगा, एल्स क्वांटिटी, एल्स क्वांटिटी मतलब कोई चेंज नहीं, यहाँ पे 7 है वहां नल कर दो, एल्स, एल्स स्टेटमेंट हो गई, क्या, कुछ नहीं, क्वांटिटी चलता रहेगा, तो एल्स क्वांटिटी, मतलब वहाँ पे एन डबल एल एल लिख के देगा। हाँ हाँ हाँ, 7 की जगह नल लिख के देगा, एल्स क्वांटिटी, एंड एज क्वांटिटी, एंड एज क्वांटिटी मतलब मेरा कॉलम का नाम क्वांटिटी रहेगा, ठीक है। अगर मैं एंड एज काउंट करता तो यहाँ पे क्वांटिटी का नाम काउंट हो जाता, ठीक है। फिर वही सेम, ये तो ऊपर वाला था कि उसे न्यू कॉलम बना और हाइफन इससे वगैरह, DF5 में मेरे पास पहले से कॉलम है तो मेरे को ऐड करने की जरूरत है नहीं। अच्छा, DF अंडरस्कोर CSV से कर रहे हैं तो ठीक है, तो DF अंडरस्कोर CSV हम ये चीज कर ली, यहाँ तक क्लियर है, केस व्हेन क्लियर है। अब इसमें और भी केसेस बन सकते हैं, केस व्हेन क्वांटिटी 7 देन नल, केस व्हेन क्वांटिटी इज इक्वल टू 8 देन क्वांटिटी प्लस 2, क्या हो जाएगा इससे कि अगर मेरी क्वांटिटी 8 है तो वहां प्लस 2 हो जाएगा, तो अलग अलग आप केसेस बना सकते हो, ठीक है। तो केस व्हेन क्वांटिटी इक्वल टू 7 देन नल एज क्वांटिटी दिस, अब इसको अगर हम रन करेंगे तो देखो क्या होगा, यहाँ पर मेरी क्वांटिटी 7 थी, वो मेरी अब नल से रिप्लेस हो गई है, नल नल नल, बाकी में कोई चेंज नहीं आया, 7 4 8 5 7 अगेन, 7 4 8 5 7 था, तो नल 4 8 5 नल
3 नल, जहाँ पे 7 था वहीं चेंज आया। तो ग्रेटर देन करके भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, नीचे वाला देख लेंगे। तो अगर वेयर क्वांटिटी ग्रेटर देन 7 कर देते हैं इसको, और इसको रन करें, ग्रेटर देन पर इक्वल टू भी डालना पड़ेगा, इक्वल टू भी डाला 7 के आया, इक्वल टू भी डालना पड़ेगा। सर इसमें ये क्यों आ रहा है ओनली शोइंग टॉप 20 रोज, वी हैव नॉट लिमिट एनीथिंग। हाँ तो बेसिकली जैसे पाइथन पांडास में नहीं होता था टॉप 20 रोज शो होती थी, इसका भी मतलब हमारे डेटा में तो 50 होता है ना, तो अभी सिर्फ टॉप 20 रोज शो हो रही है। अब यहाँ पे मैं df.show में अगर मैं 30 कर दूंगा ना, तो फिर दिखाएगा ओनली टॉप 20, तो ओनली टॉप 30 रोज शो दिखाएगा। बाय ठीक है, डिफॉल्ट 20 दिखाता है, हाँ डिफॉल्ट 20 होता है, आप यहाँ पे एडिट करके चेंज कर सकते हो कितने आपको बट चाहिए। अगर हम CSV ओपन करें तो CSV में अप्रॉक्स कितनी रोज होंगे? सारे हो जाएंगे सॉरी, ये, सीएससी में तो सारे 50 के 50 हो जाएंगे। अगर मैं इसको DF6 को राइट करा लेता हूँ, फिर उसको ओपन करूंगा तो 50 हो जाएंगे। ये तो बस यहाँ का शो है, जो हमारे नोटबुक में शो हो रहा है, बस इतना ही शो होगा 30। और इसमें कितनी लिमिट होती है, हाउ मेनी न्यू कॉलम्स वी कैन ऐड? कितने कॉलम्स ऐड, कितना कितने तक शो करा सकते हो? मतलब यहाँ पर आपने 2 कॉलम एक नए ऐड किए हैं, राइट? नहीं, कोई लिमिट नहीं है, कब कितने भी कर सकते हो, कोई लिमिट नहीं है, कितने भी कॉलम ऐड हो सकते हैं। जैसे न्यू कॉलम 3, ऐसे न्यू कॉलम 4 5 7 8 जितने बनाने बनाओ, कोई लिमिट नहीं है। ओके, ठीक है, फिर इधर केसेस की भी कोई लिमिट नहीं है, कितने भी केसेस बना सकते हो। अब हमने केस कर दिया केस एंड क्वांटिटी ग्रेटर देन इक्वल टू 7, अब 7 के ऊपर जितने भी केसेस होंगे वो नल से प्रेस हो जाएंगे। तो 7 नल से हो गया, 8 नल से हो गया, 7 अगेन नल से हो गया, 7 8 फिर नल से हो गया। वही देखो, नल 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 नल, अब यहाँ पे देखो सारे 7 से ऊपर कोई वैल्यू दिख ही नहीं रही होगी, सब नल से रिप्लेस हो चुकी है। ठीक है, ये हमारा केसेस था। एसक्यूएल का नॉर्मल केस जैसे काम करता है वही सेम चीज। ठीक है, कोई डाउट अभी तक? ठीक है, इसमें ऐसे नहीं कर सकते इस तरह से 5 से लेके उनको 8 तक के बीच में इतना वैल्यू है, उसको मेरे को नल दिखाना है। हाँ तो मतलब क्या 5 से लेके 8 के बीच में जितने वैल्यू है, तो इसमें क्वांटिटी बिटवीन का भी आता है ना स्कूल में, तो बस बिटवीन आ जाएगा, और ऐड क्लोज के साथ यूज होता है बिटवीन 5 एंड फिर सेकंड वाला तो क्या बोलता है 8 क्वांटिटी बिटवीन 5 एंड 8 करना है। 5 या चलो छोटा कर देते हैं, 3 एंड 7 कर लेते हैं मान लो, तो 3 एंड 7 डन हो जाएंगे। 3 और 7 में देखो बिटवीन दोनों इंक्लूड करता है शायद, तो इंक्लूड हो गए 3 और 7, बस 8 ये देखो सिर्फ वो वाली रह गई 1 2 8 9, बाकी इसके बीच के सारे वैल्यूज हो गए। यार कोई भी केस बना सकते हो, कोई इशू नहीं आएगा। ठीक है, फिर DF7 में DF6 का डॉट काउंट 50 ही था। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ DF7 में कि spark डॉट एसक्यूएल सिलेक्ट स्टार फ्रॉम DF6 वेयर क्वांटिटी इज नॉट नल। अब मैं तो नल कर दिया, अब मेरे को सिर्फ वो वैल्यू चाहिए जहाँ पे मेरे नई वैल्यू नहीं है, तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम DF6 वेयर क्वांटिटी इज नॉट नल। इसको रन करेंगे तो DF7 का काउंट 21 हो गया, 50 से 21 हो गया। क्यों? क्योंकि हमने नल वाली वैल्यूज रिमूव कर दी। पांडास में हम नल रिमूव करते हैं, यहाँ पे हमने नल रिमूव कर दिया। ठीक है, अब सेम ग्रुप बाय, ठीक है, सिलेक्ट कैटेगरी, सम ऑफ कैटेगरी है सम, एवरेज सम मिल गया, एवरेज मिल गया, DF ग्रुप बाय हमारा ग्रुप बाय क्लॉज होता है। मान लो ग्रुप बाय क्या होता है, ठीक है, देख लो, सिलेक्ट कैटेगरी, सम ऑफ क्वांटिटी, एवरेज ऑफ यूनिट प्राइस। ठीक है, सम हमारा सम ऑफ क्वांटिटी करेगा, ठीक है, एवरेज हमारा एवरेज ऑफ यूनिट प्राइस कर देगा। ठीक है, ग्रुप बाय कैटेगरी, ग्रुप बाय कैटेगरी का मतलब क्या होता है, अब ये कैटेगरी वाइज होता है। मान लो मेरे कैटेगरी में 4 कैटेगरीज है, ठीक है, तो 4 कैटेगरी को ही अब हर एक कैटेगरी के इंडिविजुअल लाइन आइटम को अलग कर देता है। ठीक है,
मान लो 4 मतलब 50 में से होम की 10 हो, इलेक्ट्रॉनिक्स की 10 हो, क्लोथिंग की 10 हो, बुक्स की 20 हो, ठीक है। अब क्या करेगा, जो होम की जो 10 होंगी उसका ही सम, क्वांटिटी का सम 34 है, उसका ही एवरेज ऑफ यूनिट प्राइस 53 है उन 10 लाइन आइटम का। ग्रुप बाय हो रहा है ना, ग्रुप बाय कैटेगरी करा है हमने। ग्रुप बाय कैटेगरी का मतलब हुआ कि अगर मेरे पास हर एक कैटेगरी का एक ग्रुप बना है। हाँ, हर एक कैटेगरी को ग्रुपिंग कर देगा। अगर मान लो मेरे पास होम की 10 आइटम्स हैं तो उन 10 को अलग ले जाएगा, ठीक है। उसका क्वांटिटी का सम करके देगा आपको, उसके यूनिट प्राइस का एवरेज करके देगा, वो यहाँ पे शो है। आसान लैंग्वेज में यही होगा कि उसको अलग कर देगा उस ग्रुप्स को। अगर मेरे यहाँ पे कैटेगरी के अंदर 10 ग्रुप्स होते तो 10 अलग अलग सेक्शन बना देता, उनका सम करता और फिर आपको एक आउटपुट देता, ठीक है। तो ये होता है आपका ग्रुप बाय, ठीक है। हाँ, ये तो था ही। फ्रॉम सिलेक्ट स्टार, सिलेक्ट स्टार मतलब सारे, मैं कॉलम नहीं, मुझे सारे कॉलम चाहिए, तो सिलेक्ट स्टार सारा डेटा, सारे कॉलम, सब कुछ। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डीएफ अंडर सीएसवी, इसका मतलब होगा मेरे पास डीएफ अंडर सीएसवी का सारा डेटा आ चुका है, ठीक है। वेयर कंडीशन आ गई है, वेयर क्वांटिटी ग्रेटर देन इक्वल टू 5, डेटा मेरे को उतना ही चाहिए जिसका क्वांटिटी ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है, ठीक है। 50 रोज है लेकिन वो सारी नहीं चाहिए, चाहिए मेरे को वही जिसकी क्वांटिटी ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है। ऑर्डर बाय क्वांटिटी, ठीक है। और अब ये तो हमारी फिल्ट्रेशन हो गई। अब इसमें से मेरे को वही रोज आएंगी जिसका 5 से ज्यादा क्वांटिटी है, ठीक है। ऑर्डर बाय क्वांटिटी, ऑर्डर बाय क्वांटिटी मतलब क्या होता है? हाँ, नहीं दिक्कत नहीं होगी, आई डोंट थिंक सो। चलो होती है, हाँ। ग्रेटर देन मतलब इक्वल टू बाद में आता है, नोट वाले केस में भी होती है जैसे कि हमने अगर नोट का एक्सप्लेनेशन वाला जब होता है अच्छा नॉट, हाँ उसमें तो होती है, इसमें हाँ पीछे ही रहता है, इक्वल टू आगे नहीं आता, ठीक है। तो ग्रेटर देन इक्वल टू ऐसे 5 ऑर्डर बाय क्वांटिटी डिसेंडिंग, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है, मेरा क्वांटिटी के ऊपर ऑर्डर लगा रहा है, मतलब क्वांटिटी के हिसाब से छोटे से बड़ा कर दो या बड़े से छोटा कर दो। ऑर्डर मतलब ऑर्डर जो होगा वो क्वांटिटी पे डिपेंड करेगा, ठीक है। कि अब 9999 वाले पहले आएंगे, फिर 8888 आएंगे, फिर 777 आएंगे, फिर 6 आएगा। क्यों हुआ? क्योंकि ऑर्डर बाय क्वांटिटी करा था और उसका आगे डिसेंडिंग लगा दिया, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में बड़ी क्वांटिटी ऊपर चली जाएगी, फिर बड़ी छोटी छोटी से छोटे छोटे नीचे आ जाएंगे। अब मैं ऑर्डर बाय मान लो ऑर्डर आईडी कर देता हूँ, तो अब ये पूरा जो है, ये देख रहे हो स्ट्रक्चर हिला हुआ है, कोई ऑर्डर में नहीं है ना। अब मैं इसको ऑर्डर बाय वो कर देता हूँ, ऑर्डर बाय ऑर्डर आईडी, और डिसेंडिंग हटा देता हूँ, असेंडिंग रहने देते हैं इसको। डिसेंडिंग नहीं रखा तो असेंडिंग रहेगा, ठीक है। अब देखो पहले कैसा था, अब कैसा हो गया है। सारे ऑर्डर आईडीज लाइन से आ गए हैं, सॉर्ट हो गया है बेसिकली। जो पांडा का सॉर्ट होता है यहाँ का ऑर्डर होता है, ठीक है, सेम चीज है। तो 1347 असेंडिंग ऑर्डर में सब सॉर्ट होते हैं, ऑर्डर बाय का काम ये है, ठीक है। अभी के लिए तो यही है बेसिक पाइथन एसक्यूएल के, तो यही होते हैं। इसके बाद ज्वाइन होता है, ज्वाइन एक बार कल कवर कर लेंगे, ठीक है। मेरे को 2 टेबल्स मिली ज्वाइन करने के लिए, अभी उससे डाली नहीं, तो कल एक बार टेबल ऐड कर लूंगा, तो ज्वाइन कल कल कवर कर लेंगे एक बार। वही एसक्यूएल वाला ज्वाइन, जितना एसक्यूएल होगा ज्वाइन वही सेम ज्वाइन होता है। मेन तो हमने कर लिया, ग्रुप बाय कर लिया, ऑर्डर कर लिया। ग्रुप बाय में हैविंग भी डाल देते हैं, ग्रुप बाय कैटेगरी हैविंग, तो हैविंग कंडीशन है देता हूँ, category having quantity greater than, like quantity is equal to 3 कर देते हैं, चलो having quantity equal to 7 कर देते हैं, चलो। ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ, ग्रुप बाय कैटेगरी हुआ, और ठीक है। अब ग्रुप बाय में मेरे को कंडीशन बना दी, तो क्वांटिटी भी ग्रुप बाय में डालना पड़ेगा, बट कोई फर्क आएगा नहीं इसका। तो ग्रुप बाय कैटेगरी करा,
ठीक है, अब मैंने कैटेगरी में वही करा है, हैविंग क्वांटिटी इक्वल टू 7, तो 7 क्वांटिटी वाले का ही सम करना है, ठीक है, तभी देखो सम ऐसे ही आ रहा है, 21 7 21, मतलब 7 के फैक्टर में आ रहा है। तो क्या कर रहा है अब इसमें, ग्रुप बाय तो कर रहा है क्लोथिंग और होम और बुक्स के उसमें, ठीक है, लेकिन वो ही सम कर रहा है जहाँ पर क्वांटिटी 7 है, तो 21 का मतलब है यानी वहां पे 3 और रोज होंगी क्लोथिंग में क्वांटिटी 7 की, इसमें होम में 1 रो होगी क्वांटिटी 7 की, और बुक्स में 3 रो होगी क्वांटिटी 7 की, और क्या बोलते हैं, उसमें चौथी कैटेगरी इलेक्ट्रॉनिक्स में तो क्वांटिटी की सम होगी नहीं, ठीक है। अब यही होता है हमारा डेटा एनालिसिस। अब मैं एक बार जस्ट चेक कर लेता हूँ कि यही है क्या। अब मेरे हिसाब से क्वांटिटी की कितनी रोज होनी चाहिए, क्वांटिटी 7 की 3 3 6 7 7 रोज होनी चाहिए, ठीक है। तो वही करते हैं, तो आप डॉट एसक्यूएल सिलेक्ट क्वांटिटी कर लेते हैं, सिलेक्ट सारी कर लेते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम df अंडरस्कोर csv, ठीक है। अब क्या बताओ क्या होगा, मेरे को क्वांटिटी 7 वाली जाननी है, तो क्या लिखूंगा, आगे करें पूरा बता कि क्या है। क्या होगी कंडीशन, मेरे को क्वांटिटी 7 वाले लाइन आइटम का अकाउंट निकालना है, तो उसका क्या वेयर आ जाएगा, तो वेयर क्वांटिटी। अब ये केस सेंसिटिव नहीं है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा बड़ा लिखो क्वांटिटी हाँ काउंट निकालना है, तो एंड में यहाँ पे भी ऐसे आप इसमें एसक्यूएल का वो है, तो यहाँ पे काउंट डायरेक्ट आ जाता है, स्पार्क स्पेलिंग में 7 होनी चाहिए, 7 है, ठीक है, क्लियर है। कोड आउट नॉर्मल सिंपल एसक्यूएल की तरह चलेगा यूजिंग स्पार्क। ये तो नॉर्मल एसक्यूएल है, बट इसका बहुत बड़ा यूसेज बट है। सर इसमें आपने 7 को कोट्स में क्यों डाला? 7 इज डबल, दैट्स व्हाई यू हैव मेंशन, और बिकॉज हर एक करेक्टर्स होते हैं तभी डालते हैं हम। जब भी कंपैरिजन करोगे आप उसको डबल में करोगे, अगर मेरे को कैटेगरी डालना होता और यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स डालना होगा तब भी वो सिंगल कोट में हाँ, डाल character is fine, but for numeric value, why we are entering in quotes? न्यूमेरिक वैल्यूज तो वैसे भी कर सकते हैं, बट मेरे को लगता है वहाँ पे इशू नहीं आएगा अगर मैं इसको सिंगल कोट डालूंगा। मेरे को याद नहीं है ना डीएफसीएस में उसका वो क्या था, क्या बोलते हैं टाइप, इसलिए मैंने ऐसे कर दिया, इशू आएगा। हाँ ऐसे कर दोनों का रन हो जाएगा। अगर आपको टाइप याद है तो हाँ, मेरे को पता नहीं था इसका टाइप क्या है, इसको क्वांटिटी का बाद में चेंज कर दूंगी। खैर दोनों तरीके से हो जाएगा। हाँ बस वो कैरेक्टर, वो बैरियर और कैरेक्टर के अंदर थोड़ा स्पेसिफिक होता है। ठीक है, क्लियर है अभी तक कुछ डाउट? सॉर्टेड। ये तो एसक्यूएल वाला तरीका होगा। अब ये है ऐसी छोटी चीज लग रही है कि एसक्यूएल डाल दिया और पाइथन एसक्यूएल पाइथन लिंक हो गया एक तरह से, बट ठीक ये है कि हाँ ये अब अभी तो हमारा 50 मिनट का डेटा था तो पाइथन भी कर लेता और ये भी कर रहा, तेज तेज कर रहा है, फर्क पड़ नहीं रहा। बट अगर जब करोड़ का डेटा होगा ना, पाइथन बैठ जाएगा, ये रन कर लेगा, ये फर्क आ जाता है। और सर वो जो आप कल दूसरे वाले लेक्चर देने वाले हो, वो सेम काम कोई हाँ अलग सेम तरीके से काम करेगा? का तरीका अलग होता है, ठीक या है। फिर वो कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस पे भी करता है? नहीं नहीं, सेम जो अपने आज कंडीशन देख रहे हैं वही सेम कंडीशंस कल भी देखेंगे, बस सिंटेक्स अलग है। दोनों में से एक मास्टर कर लो तो मेरा हाँ हाँ हाँ, दोनों में से कोई एक मास्टर कर लो तो काम हो जाता है। बस वो है कि उस तरीके में ये होगा कि आपको टेबल बनाने की जरूरत नहीं होती। ये क्या हो रहा है इस तरीके में, उसमें कहीं फर्क फर्क ये आता है कि यहाँ पर आप डेटा फ्रेम बनाते हो, ठीक है, डेटा फ्रेम की तरह आप टेबल बनाते हो, फिर आप उस पर एसक्यूएल की क्वेरी रन करते हो। उस तरीके में क्या है, उस स्पार्क एपीआई के तरीके में क्या है कि आप डेटा फ्रेम पर ही काम कर रहे हो, जिसे पाइथन में नहीं करते, हम डेटा फ्रेम पर ही काम करते हैं। वो वाले तरीके में भी हम डेटा फ्रेम पर ही काम करेंगे, इसलिए उसका सिंटेक्स अलग है। इसमें हम उसको एसक्यूएल पर ले जा रहे हैं,
काम दोनों सेम करें, सेम आउटपुट आएगा, कोई फर्क नहीं आएगा। बल्कि बेटर वैसे यही आउटपुट देता है। कभी कभार वो थोड़ा आउटपुट में दिक्कत देता है, ये बेटर तरीका वही होता है करने का, बट वो भी पता होना चाहिए, बस ये है। बट दोनों तरीके से कर सकते हैं। हाँ, इसे सिंपल एसक्यूएल लग जाता है, और पाइथन वगैरह डालो तो सही रहता है। ठीक है, नई एज का है, सबको नहीं आता है, किसी को पता भी नहीं होगा स्पार्क होता क्या है। ठीक है, लेकिन अब मार्केट में डिमांड डिमांड तो अब मतलब ये है कि हर 6 महीने में हर एक टेक्नोलॉजी एब्सोल्यूट होने लग जाते हैं, स्पार्क भी एब्सोल्यूट हो रहा है धीरे धीरे। बट हाँ, ये है कि इसका है पाइथन से ऊपर का काम है। आप भी हमेशा अपडेटेड ही रहते हो मार्केट में, ऐसे चल रही है। हाँ यार, कोई ना कोई नई चीज आई जाती है। सर इसमें CSV हम रेफर कर रहे हैं, एक्सेल के साथ कैसे ऑपरेशंस होते हैं? ये एक्सेल में काफी फॉर्मूलेज और कॉम्बिनेशंस हाँ, होते हैं, लुकअप वगैरह। ये ड्रॉबैक है इसमें। एक्सेल इसमें सिर्फ सीएसवी लोड होगी स्पार्क में, इसमें नहीं होगी। और राइट भी होगी तो सीएसवी राइट होगी, एक्सेल राइट होगी। ये या तो मैं उसका डेटा फ्रेम बना लूं अलग से। वैसे एक सेकंड ना, इसमें हो जाएगा। दिक्कत ये है कि मतलब मैं डायरेक्ट इंपोर्ट नहीं कर सकता उससे। जैसे मैं यहाँ पे हाँ, इसे स्पार्क डॉट रीड से मैं डायरेक्ट यहाँ पे रीड कर रहा था ना, मैं ये नहीं कर सकता फिर। इसमें तो एक्सेल इंपोर्ट। बिना इसको रीड किए तो डाटा इंपोर्ट ही नहीं होगा, एंड वी कैन नॉट परफॉर्म। हाँ, तो वही दिक्कत है, यहाँ पर सिर्फ सीएसवी लोड हो सकती है इसमें स्पार्क में, यहाँ पे एक्सेल लोड नहीं होती। एक्सेल के लिए क्या यूज बेस्ट रहता है? पैंडास ही है? जनरली डेटा हमारा सीएसवी या तो ही, हाँ यहाँ पे फिर आपको वो तो एक्सेल में सीएसवी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ऐसे ही होता है। या फिर आप टेक्स्ट फाइल यूज होती है। बट जनरली पता है, अब पता है, अब इसका भी बहुत बेसिक लॉजिक ये आता है कि एक्सेल क्यों नहीं लोड होती, क्योंकि ये काम हमारा सारा बिग डेटा पे है। एक्सेल की लिमिट ही 10 लाख है, तो एक्सेल लोड करके क्या करेंगे। तो जो हमारे बड़ा डेटा होता है ना, वो ज्यादा सीएसवी में नहीं, वो टीएक्सटी में आता है। टेक्स्ट फाइल में वो डेटा आता है, क्योंकि टेक्स्ट फाइल में कितना भी डेटा डाल सकते हैं। तो आप टेक्स्ट फाइल यहाँ पे लोड कर सकते हो, एक्सेल यहाँ पे लोड करने का फायदा नहीं, वो आप पांडास नहीं कर सकते हो ना उसके लिए। बट सर काफी सारे ऑपरेशंस होते हैं जो एक्सेल में परफॉर्म हो सकते हैं, फंक्शंस है बेसिकली, सो CSV में तो वो सब चीजें। नहीं मतलब ये तो सिर्फ लोडिंग का डेटा है ना, मेरा पॉइंट हम्म है। स्पार्क हम यूज कब करते हैं जब हमारे पास बड़ा डेटा होता है, हम्म राइट। अब एक्सेल का जो डेटा होता है, अगर आपके पास एक्सेल का डेटा देखो तो एक्सेल की लिमिट है 10 लाख लाइन आइटम्स की। बिल्कुल ठीक है। तो 10 लाख से ऊपर डेटा हो ही नहीं सकता एक्सेल में। तो अगर आपका एग्री, बट थिंग इज दैट एक्सेल में ऑपरेशन कर सकते हैं, अगर वही ऑपरेशन हमें CSV में करने हैं विद ए ह्यूज नंबर ऑफ डाटा, कैन वी परफॉर्म दैट? बट आपको ऑपरेशन तो आप सारा इधर कर रहे हो ना, पाइथन पे कर रहे हो ना, आप एक्सेल हमें में। पाइथन में ये सब चीजें VLOOKUP वगैरह ये सब चीजें कैसे लगा सकते हैं? पिवट टेबल जैसे हम वो ऑपरेशंस करते हैं, वो सब हाउ वी आप कैन, वो सब वो नहीं पाइथन। कर सकते। एक्सेल में होगा नहीं ना, मान लो मेरे पास करोड़ का डेटा है, ठीक है, मैं एक्सेल में लोड करा ही नहीं पाऊंगा। एक्सेल 10 लाख से ऊपर लोड करता ही डेटा, तो वी लुकअप का फायदा क्या, वो वहां पे हो ही नहीं पाएगा। और अगर दो CSV को मर्ज करना हो एक में, वो मर्जिंग वगैरह कैसे कर सकते हैं? ज्वाइन लगा सकते हो। हाँ, एसक्यूएल कर देता है ना। वी लुकअप कैसे करते हो आप, वी लुकअप में 2 टेबल चाहिए होती हैं, और उनके एक कॉमन columns कॉलम add चाहिए करते होता है, हैं। दूसरी टेबल में जहां पे कॉलम मैच करता है आप वही वहां। ज्वाइंट्स हाँ, यूज कर सकते हैं, राइट? वो एसक्यूएल में ज्वाइन यूज कर सकते हो। तो पांडास में भी वो हमने कॉनकैट देखा था, मर्ज टीएफ और उसको ज्वाइन कर रहे थे। हम्म। वो पांडास के थ्रू भी आप ज्वाइन कर सकते हो, उसने देखा था। एसक्यूएल का ज्वाइन हम एक बार कल पढ़ लेंगे। ठीक है, बाकी वो सेम तो एसक्यूएल में ज्वाइन होता है, वही सेम एग्जैक्ट सेम ज्वाइन होगा यहाँ पर। कल एक बार आप करवा सकते हैं दो CSV यूजिंग दिस SQL एंड देन वी कैन जंप टू APIs। दो सीएसवी लोड करो, दो सीएस को डिफरेंट डेटा फ्रेम में लोड कराओ, और उस दो डेटा फ्रेम में ज्वाइन मान लो, ऑन द बेसिस वो प्राइमरी की जो भी है। ठीक है। ठीक है, और यहाँ पर एक्सेल फाइल ऐसे लोड नहीं हो सकती क्योंकि वो छोटा डेटा होता है, इसलिए एक्सेल को लोड करा नहीं जा सकता। और अगर आपको एक्सेल लोड करानी है तो पांडास में एक्सेल लोड हो जाएगा। फिर दूसरा गूगल वर्कशीट है, उसके ऊपर तो लिमिटलेस वो है ना, लिमिट नहीं है गूगल वर्कशीट पे। उसकी कोई लिमिट होगी, है? वर्कशीट एक्सेल का बेस है।
हाँ, बस वो गूगल का हुआ है। पता नहीं कोई But वीडियो चिल्ला रहा था। आई डोंट थिंक, आई थिंक एक्सेल उसकी भी लिमिट होगी वैसे। ओके। पता नहीं अब इन्होंने लिमिट बढ़ाई क्यों नहीं, अब कोई भी उसका वैसे उससे एक्सेल बहुत हैवी प्रोसेसिंग करता है, 10 लाख से ऊपर 2-3 लाख से ऊपर डेटा पे वीलूकअप लगाने में 10-15 मिनट लगा देता है। सर सीएसवी में डिलिमिटर्स का भी चैलेंज आता है, लाइक सीएसवी इज अ काइंड ऑफ टेक्स्ट, सो डिलिमिटर्स कॉमा भी हो सकते हैं, सेमीकोलंस भी हो सकते हैं, स्पेस भी हो सकते हैं, CSV में सो तो हाउ दिस, कॉमा ही हाउ इट होगा, इज। हाँ जी। डीलिमिटर का सीएसवी में तो डीलिमिटर कॉमा ही होगा, सीएसवी का फुल फॉर्म ही होता है कॉमा सेपरेटेड। वो बट कई जगह हमें डिलिमिटर, जैसे एक्सेल में सीएसवी कन्वर्ट करते हैं तो डिलिमिटर्स में काफी सारी ऑप्शंस मिलती हैं हमें, तो हाँ, डिलिमिटर्स एक्सेल में कई बार सेमीकोलन भी डाउनलोड होते हैं। मतलब अगर मैं आप कहना चाह रहे हो मेरे पास एक्सेल है और एक्सेल को मैं सीएसवी में कन्वर्ट कर, एक्सेल नहीं, अगर मैंने फाइल डाउनलोड की है किसी भी साइट से, इट इज डाउनलोडिंग इन सीएसवी, ठीक है। तो इट में कंटेन अदर देन कॉमा, सो हमारा सिस्टम कैसे उसको आइडेंटिफाई कर रहा ठीक है, एक मेरा पॉइंट यहाँ पे ये है कि अगर आप देखो इसमें अगर आपको सीएसवी अगर डाउनलोड हो रही है फाइल, है। उसमें डिलिमिट कॉमा ही होगा जब भी आप कोई भी सीएसवी डाउनलोड करोगे कहीं से भी, क्योंकि सीएसवी का मतलब ही यही होता है कॉमा सेपरेटेड, ठीक है। तो सीएसवी तो मतलब ही होगा कि कॉमा होगा उसका डिलिमिटर। अगर मान लो कभी टेक्स्ट फाइल आ जाती है और उसके अंदर आपका डिलिमिटर पाइप या सेमीकोलन या कोई और आता है, तो आपका यहाँ पर ऑप्शन होता है, आप डिलिमिटर सेट कर सकते हो। यहाँ पे हेडर इक्वल टू ट्रू कर रखा है ना, वैसे ही कॉमा डिलिमिटर इज इक्वल टू, इधर भी डाल करके देख सकते हैं, डिलिमिटर इज इक्वल टू, इस केस में कॉमा है इसलिए कॉमा सेपरेट कर दिया इसने, डिलिमिट कुछ इसमें होता है स्पार्क डॉट रीड में डिलिमिटर सेट कर सकते हैं, चेक करते हैं। गलत थी क्या? ऑप्शन डॉट, ठीक है। तो ये होता है आपका डिलिमिटर का, तो आप उसको डॉट ऑप्शन डिलिमिटर, आपने डिलिमिटर दो जगह लगा दिया है। एट्रीब्यूट्स। वैसे तो आपका जनरली फाइल सीएसवी होती है, बट अगर डिलिमिटर सेट करना है तो यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा आपको फाइल्स का। ठीक है सर, सर्च करते हैं। वो ही। तो कभी कभार ऐसा इशू आ जाता है, कभी आपका डिलीवर डिफरेंट हो सकते हैं, बट वो वर्स्ट केस ही होता है। ऐसा कुछ करके बनाना पड़ेगा इसका। अब ये देखो, इसमें अब देखो पाइथ, अब अपाचे स्पार्क में ये पूरा देखो, पूरा अपाचे स्पार्क की जो डॉक्यूमेंटेशन है बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है। जैसे हम पाइथन की डॉक्यूमेंटेशन देखने जाते हैं, अब अपाचे स्पार्क की बिल्कुल डिफरेंट डॉक्यूमेंटेशन है। अब ये 3 लैंग्वेज सपोर्ट करता है, पाइथन, स्काला और जावा, ठीक है। अब स्काला है ये स्पार्क बेस्ड थी, ये एक चीज अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक आ गया कि स्काला में अब ये सिंटेक्स हो जाएगा अपना, स्काला अगर लैंग्वेज में भी पढ़ने जाओगे, और जावा में ये सिंटेक्स हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अब हम तो पाइस्पार्क पढ़ रहे हैं तो पाइथन वाला सिंटेक्स देखते हैं, ठीक है। cf is equal to spark dot read csv,
ठीक है। बाकी इसको ड्रॉप करना तो कर सकते हैं, इसका तो एक्स्ट्रा ही पार्ट है। ठीक है, ये हमारा डिलीमीटर यहाँ पे सेट हो गया। अब अगर मैं यहाँ पे देखूँ, वैसे तो हमारा सीएसपी का डिलीमीटर था तो डिफॉल्ट पे वो कर देता है ये 2 डॉट। ठीक है, अब ये इसने यहाँ पे डिलिमिट कर दिया। ठीक है, अब मान लो हमारा सीएससी में कॉमा डिलिमिटर है तो हमने वो सेट कर लिया। अब मान लो हमारा टेक्स्ट फाइल होती है और हमारा डिलिमिटर कुछ पाइप होता। ठीक है, अभी के लिए अगर हम पाइप कर दें तो हमारा अब डेटा सेपरेट नहीं होगा, वो एक कॉलम पे आ जाएगा। जैसे C1 C2 ये अलग अलग सेपरेट हो रहा है ना, अब हमारा डेटा सेपरेट नहीं होगा, वो एक ही कॉलम में आ जाएगा। अब इसको रन करके देखें ना, ये देखो, अब ये देखो सारा डेटा एक कॉलम में आ गया। क्यों? क्योंकि हमारा डिलिमिटर था पाइप, लेकिन अब यहाँ पे इसको कॉमा मिल रहा है। कॉमा से तो डिलीमिट कर नहीं रहा, पाइप ढूंढ रहा है, पाइप इसको मिला नहीं, इसलिए हमारा सारा डेटा एक कॉलम में आ गया। ठीक है, क्लियर है? तो आप यहाँ पर ऐसे डिलीमिटर सेट कर सकते हो अपने हिसाब से। सीएसवी में तो कॉमा डिफॉल्ट सीएसवी में डिलीमिटर होता है। टेक्स्ट फाइल में अगर कभी दिक्कत आई तो आप यहाँ पे हाँ डिलीमिटर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? और बाकी अब सारा सिंटेक्स इसको याद करने की जरूरत नहीं है, बस जो भी आपको चाहिए आप या तो यहाँ की डॉक्यूमेंटेशन खोलो, यहाँ पे आपको पहले साफ से ऊपर ऊपर लिख जाएगा, या सीधा सीधा गूगल कर सकते हैं कि अगर मुझे ये प्रॉब्लम आई तो क्या हो सकता है। ठीक है, कुछ भी कभी याद करने की जरूरत नहीं होती, 2 मिनट में कुछ निकल ही गया। ठीक है, चलो और कुछ डाउट इसमें? डाउट है कुछ?